हेलो सीएम इंटर के प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। अरे भाई भाई भाई, समझ गए इतना जोश वोश एकदम सब कुछ समझ में आ रहा है। हो कौन यार? क्या कर रहे हो इतनी जोश में? पहले ये बताओ आप लोग, मैं सब बताने वाला हूँ। पहले आप लोग ये बताओ, सब कुछ बढ़िया अच्छा चल रहा है? दोस्ती यारी हंसी मजाक प्यार प्रेम मोहब्बत, आपका आपके घर वालों के साथ रिश्ते और आपकी पढ़ाई, सब कुछ स्मूथ जा रहा है? हाँ जी अमित भाई, जा तो रहा है। अब ये बता दो आप कौन हो, क्या चल रहा है? बताता हूँ। ये देखो, सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। भाई आप हो कौन? देखो, आई एम सीए अमित शर्मा। बस अभी मेरे बारे में इतना जानो। और भाई इधर क्या कर रहे हो? मैं सीए इंटर के लिए पढ़ाता हूं कॉस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और ये दोनों पेपर मेरी मोहब्बत है। और किसी ने बताया ना सर आपकी मोहब्बत ना सीएमए इंटर में भी अवेलेबल है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? बोलते हैं हाँ, सीएमए इंटर में भी 2 पेपर्स अवेलेबल होते हैं, इनफैक्ट 3। कॉस्ट अकाउंटिंग ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डेटा एनालिटिक्स ओके, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो हम अपनी मोहब्बत ढूंढते ढूंढते सीएमए इंटर में आए हुए हैं। अमित भाई क्या बात कर रहे हो? चलो सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बात मेरे को बता दो जी अमित भाई, अगर कुछ भी, अगर आपको कोई भी जर्नी स्टार्ट करनी होती है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? भाई मिलते ही सवाल, थोड़ा तो दोस्ती वोस्ती बढ़ाओ यार, थोड़ी थोड़ी तो बातचीत करो। सबसे पहले बताओ, अगर कभी भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, कौन सी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? बता दो जर्नी के स्टार्ट होने से पहले। अमित भाई अपन तो अज्यूम करते ना, मैं हमेशा ऐसा सोच के चलता हूँ कि देखो, आपको जो सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि सर आपको जाना कहाँ है, आपकी एंड डेस्टिनेशन कौन सी है। जी अमित भाई ये तो एकदम सीधी सी बात है, समझ में आता है कि एंड डेस्टिनेशन कौन सी, ये तो पता होना चाहिए ना कहाँ जाना है। जी, साथ ही साथ दूसरा पॉइंट कि यार इस पूरी जर्नी में पूरी जर्नी में आप अकेले जाने वाले हो, दोस्तों का साथ होने वाला है, कौन बडी होने वाला है? तो सेकंड, आप किसके साथ जर्नी करने वाले हो? क्या कोई आपका बडी अवेलेबल है क्या आपके साथ इस पूरी जर्नी पे? और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यार इस पूरी जर्नी में मेरे को क्या क्या देखने को मिलने वाला है, कौन सी उतार कौन सी चढ़ाव, उल्टा बना दिया, कौन सी उतार कौन सा चढ़ाव, कौन सा उतार कौन सा चढ़ाव, कौन सा अप्स एंड डाउन, और क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, क्या ये है? हाँ अमित भाई ये 3 पॉइंट तो है। अब आगे बोलो, आगे देखो। क्या मैं बोल सकता हूं कि आपकी सीएमए की जर्नी भी कुछ इसी तरह से बेस्ड है? क्या 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 ये हुआ क्या? देखो, आपका एंड गोल क्या है भाई? एंड गोल एक ही है, सीएमए बनना है। सीएमए बनने का अपना गोल लेके चले, चलो ठीक है। क्या मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आपका जो एंड गोल है कि आपको सीएमए बनना है, वो करने के लिए आपको सीएमए फाइनल्स क्लियर करना पड़ेंगे? जी अमित भाई सीएमए फाइनल्स क्लियर करने पड़ेंगे। सीएमए फाइनल्स क्लियर करने के लिए आपको क्या फिलहाल अभी सीएमए इंटर क्लियर करना पड़ेगा। सीएमए इंटर क्लियर करने के लिए क्या आपको ग्रुप 2 क्लियर करना पड़ेगा। और अगर ग्रुप 2 क्लियर करना है तो उसमें एक प्यारा सा पेपर आता है एफएमडीए करके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स, क्या वो भी क्लियर करना तो पड़ेगा। तो अगर मैं आपको बोलूं आपका जो मेन गोल है सीएमए बनने का, उसके लिए करंट अभी आपका गोल है कि सर मेरे को अभी सीएमए इंटर कंप्लीट करनी है। हाँ जी अमित भाई, अभी अपना गोल है कि मेरे को सीएमए इंटर कंप्लीट करनी है, डन। तो आपका पहला क्वेश्चन, उसका जवाब मैंने दे दिया, सर एंड गोल है मेरा सीएमए बनना, पर सीएमए बनने के लिए अभी मुझे कंप्लीट करना है मेरे सीएमए इंटर्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, क्या आपके साथ कोई आपका बड़ी होने वाला है? तो ये क्या आपको कोई बंदा दिख रहा है क्या, बेचारा डिग्री विग्री होल्ड किया हुआ? यस, तो मैं बता दूं, आई एम सीए अमित शर्मा, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई रिसेंटली क्लियर्ड माय सीए एग्जामिनेशंस इन May 23 अटेम्प्ट, आई हैड ऑल इंडिया रैंक 30 एट सीए इंटरमीडिएट लेवल। जी हाँ सही सुना, हमारी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 30 एट सीए इंटरमीडिएट लेवल। इसके बाद हमने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करी वन ऑफ द बेस्ट बिग फोर्स, जिसका नाम है केपीएमजी, जहां से मैंने अपनी ऑडिट कंप्लीट करी। साथ ही साथ मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट करी है वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैच से। भाई नाम तो सुना हुआ है। अच्छा ये पता है क्या, चलो ये छोड़ो, ये पता है क्या कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब वो अपने इंटर्नशिप पीरियड में होता है, कितनी स्टाइपेंड या कितनी आर्टिकलशिप पे टाइम पे पेमेंट मिलती है? हाँ मेरे भाई थोड़ा बहुत रफ आइडिया तो है। अब जो आपको आइडिया है ना, एक बार सर्च करके देखना कि केपीएमजी कितना पे करती है इंटर्नशिप पे
और गोल्डमैन कितना पे करती है इंटर्नशिप के टाइम पे, जहां पे मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी। एक बार अभी जस्ट वीडियो पॉज करो और गूगल करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों बोला कि मैंने केपीएमजी से और गोल्डमैन से अपनी आर्टिकलशिप करी और इसका क्या फायदा है वो आप खुद समझ जाओगे। ठीक है भाई, ये भी समझ में आया। मैं अभी फास्ट एजुकेशन के साथ एसोसिएटेड हूं और सीए इंटर लेवल पे कॉस्ट अकाउंटिंग ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हाँ, ये सारे पेपर्स पढ़ाता हूं और सीए फाउंडेशन लेवल पे अकाउंट्स पढ़ाता हूं। पर जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी मोहब्बत ना कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से है, क्योंकि जब आप देखोगे गोल्डमैन सैक्स में मैं एक डोमेन में काम करता था जिस डोमेन का नाम था FP&A। भाई ये क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो हमें क्यों बता रहा हूं? मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको पता चलेगा मेरी मोहब्बत ऐसी क्यों है। देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिटिक्स, अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या आप लोगों ने कभी बजट बनाया है क्या? यार 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 मेरी बर्थडे पार्टी है, दोस्त को 5 रुपए का समोसा खिलाऊंगा और 2 रुपए का ये खिलाऊंगा और फिर उसके बाद चॉकलेट दूंगा और फिर ये दूंगा, फिर ये बजट बनाया क्या? हाँ, आपने तो बना लिया कि सर 5 का समोसा, 2 की चॉकलेट, 2 रुपए का टॉफी और फिर और कुछ कर करके 10 रुपए। एक दोस्त पे 10 रुपए खर्च होंगे। मेरे पास मान लो 13 दोस्त हैं, 130 रुपए, मम्मी से 70 रुपए जोड़ के अपना 200 रुपए मांग लूंगा, 70 रुपए की रिया को पार्टी दूंगा। ऐसा सोचा था क्या कभी? हाँ जी। तो एक बात बताओ, जब आप अपने लेवल पे बजट्स प्रिपेयर करते हो, क्या बड़ी बड़ी कंपनियां बजट्स नहीं प्रिपेयर करती होंगी? एकदम अमित भाई करती होंगी। अब चलो लेट्स फोकस। एक बात बताओ, अगर एक कंपनी को कोई भी आगे आने वाले सालों में अपने खर्चे करने हैं, कुछ परचेजेस करनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, सब कुछ का प्लानिंग होती होगी? एकदम होती होगी। प्रॉपर एनालिसिस होती होगी? होती होगी। ये काम किया जाता है FP&A टीम के द्वारा। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस की प्लानिंग करना एंड एनालिसिस, उसका एनालिसिस करना। इस फील्ड में काम करने के लिए आपको 3 पेपर्स की सबसे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक आपका कॉस्ट, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों की कॉस्ट निकालनी पड़ सकती है। नेक्स्ट आपका FM, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे लाने हैं निकालने हैं। फाइनेंस का तो नॉलेज होना ही चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि आपको बिजनेस के बारे में, धंधा कैसे करते हैं, धंधे में कौन से टाइम पे किस चीज को अप्लाई करना होता है, उसके बारे में बताएगा। तो ये 3 पेपर्स मैंने दिलो जान से समझे हैं, वो भी वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स के साथ रह के। वहां पे अगर मैं बताऊं, मेरी हर वीक फ्राइडे को डिस्कशंस होते थे न्यूयॉर्क टीम के साथ और थर्सडे को डिस्कशंस होते थे लंदन टीम के साथ। तो हमने बहुत अच्छे से उस 1 साल के अंदर सारी चीजों को सीखा। तो बाबा मैं सिर्फ ये चीज पढ़ता नहीं हूं, मैंने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा है। इसीलिए, और जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया तो बाबा जो मोहब्बत बनी इससे किया, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। हम पढ़ते थे, अगर चलो मैं आपको लड़ना सिखाऊं, ऐसे मुक्के मारने, ऐसे करने, मजा इसमें नहीं आएगा। जब एक्चुअल फील्ड में जाके 2-3 धरोगे दमादम, तब जो एड्रेनलिन रश आएगा ना अंदर से, वो एग्जैक्टली मुझे मिला था। इसीलिए कॉस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये 3 पेपर्स मैं सीए इंटर लेवल पे पढ़ाता हूं। आप लोगों के लेवल पे मुझे पता चला यार सीएमए में मेरे पास कॉस्टिंग है, FM है, उसके साथ DA भी है, तो बाबा वो भी तो एनालिसिस के ऊपर है, और साथ ही साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये बन गए मेरे दिलो जान से फेवरेट पेपर्स, और मैं सीएमए में ये सारे पेपर्स पढ़ाने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं FM और DA के बारे में। ओके अमित भाई, अपन अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डेटा एनालिटिक्स, जो कि आपका पेपर नंबर 11 हुआ करता है। अभी आपको मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो रिकॉर्ड करी थी पेपर नंबर 8 के लिए, कॉस्टिंग के लिए भी। हाँ जी अमित भाई, तो वो सब्जेक्ट्स भी हमारे पास फास्ट एजुकेशन पे सीएमए इंटर के लिए अवेलेबल है। सिमिलरली आज से हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलता हूं, सीएमए इंटर का पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स, ये पेपर भी हमारे पास अवेलेबल होने वाला है। ओके अमित भाई, क्या बात है। डन। तो मैंने अपने बारे में बताया, और मैंने बताया कि मैं ये पेपर्स पढ़ाता हूं और ये पेपर्स क्यों पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी मोहब्बत है यार। चलो अब नेक्स्ट, आपका तो आपको पॉइंट्स पता चल गया कि अमित भाई एंड डेस्टिनेशन सीएमए बनना, उसके लिए सीएमए इंटर क्लियर करना। सेकंड, कोई बड़ी, क्या आप अकेले जर्नी करने वाले हो? अरे ना बाबा, जिस दिन, बहुत लोग होता है कि भाई क्लास खत्म रिश्ता खत्म, ठीक है, एग्जाम खत्म रिश्ता खत्म, ना, मेरा रिश्ता है जिस दिन तक आप सीएमए क्लियर करके सीएमए बन नहीं जाते, उसके बाद भी अगर आपका मन है कि अमित भाई के साथ दोस्ती रखनी है तो रखेंगे अपन, और अपनी दोस्ती फॉरएवर तक कंटिन्यू होने वाली है। मेरे पास बहुत सारे बडीज हैं जिनके आज पेपर है,
2 बजे से, और वो मेरे को 11:30 12:30 लास्ट मैसेज 1 बजे तक भी कनेक्टेड थे और मैंने 1 बजे तक भी उनके डाउट्स सॉल्व किए। हाँ जी अमित भाई, तो मेरा कनेक्शन आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके सीएमए इंटर के पेपर्स क्लियर करके देने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप मेरे साथ हो तो बाबा टेंशन मतलब पूरा क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरी, तो मतलब आपके साथ आपके अमित भाई। अच्छा अमित भाई एक बात बता दो यार, साथ ही साथ आप इतनी बार बोल रहे हो ये अमित भाई हम तो सर्वर बोला करेंगे ना। देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं मेरी क्लास के रूल्स। मैं अपनी क्लास के रूल्स क्लियर रखता हूं हमेशा कि मेरे को कोई भी सर नहीं बोलता, मेरे जितने भी बडीज है मेरे को सर कोई भी रेफर नहीं करता। मैं आपके पास 2-3 ऑप्शंस दिया करता हूं। जब आप आगे अपने पीरियड में जाओगे, अपनी आर्टिकलशिप देखोगे, कॉर्पोरेट्स में काम करोगे, वहां पे सर या मैम नाम का कोई भी कंसेप्ट नहीं चला करता है। तो आपके पास 3 ऑप्शंस है। आप मुझे नाम से बुला सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ पर बहुत लोग होते हैं यार अमित, अरे यार ठीक है, वो रिस्पेक्ट आप खुद समझदार हो कि किस लेवल की रिस्पेक्ट मेंटेन रखनी है, तो आप बोल सकते हो हाँ जी अमित वर्ड यूज कर सकते हो। साथ ही जो लोग कॉमन यूज करते हैं, अमित भाई मेरे को बोला करते हैं या फिर अमित भैया मेरे को बोला करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो यूज करना है, मेरे सारे बडीज कॉमनली मेरे को ए भी बोला करते हैं अमित भाई। एक है वो सीनियर बच्चन, आए बोल 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 बच्चन, और एक है हम यहाँ पे जूनियर ए भी। डन, चलो तो ये बात क्लियर रखना कि आप कभी भी कोई भी डाउट्स पूछो मुझसे तो हमेशा अमित भाई बोल के रेफर करना। सर्वर की कोई दिक्कत नहीं है यार, अपन बडीज है ना। क्योंकि देखो मैंने ये चीज तो समझ ली, जब भी हम सर वाला कंसेप्ट लेके चलते हैं ना, अगर आपकी कोई छोटी और सिली डाउट्स होती है जो आपको लगता है अरे यार ये तो छोटी सी डाउट्स है, आप वो डाउट पूछने में हिचकिचाते हो, लगता है यार पूछूंगा बेइज्जती कर दी तो, डांट दिया तो। अरे ना बाबा, आप कभी भी अपने बड़े भाई से कुछ पूछने में शर्माते हो क्या? ना, जो मने बेधड़क बिंदास वो पूछो। एग्जैक्टली इसीलिए मैं खुद को भाई बोलता हूं कि यार एक समझो कि कोई आपका बड़ा भाई है आपके पास, उनसे जो भी डाउट्स पूछनी है जिस भी लेवल की, जिस भी सब्जेक्ट से, सिर्फ ये नहीं कि भाई कॉस्ट नहीं समझ में आ रहा, एफएमडीए समझ में नहीं आ रहा, भाई ग्रुप 2 का समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं, ग्रुप 1 की पढ़ाई नहीं हो पा रही कैसे करूं, भाई 2 ग्रुप दूं या 1 ग्रुप दूं, भाई पर्सनल लाइफ में थोड़ी दिक्कत चल रही है, भाई मैडम है अपनी वो गुस्सा हो गई है, क्या करूं, जो भी डाउट्स हो आप अपने बड़े भाई से पूछ सको, आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपकी इस एंटायर जर्नी में आपके साथ ये प्यारा सा बंदा खड़ा दिख रहा है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। डन अमित भाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी क्वेश्चन, सर मेरे को इस पूरी जर्नी में क्या क्या देखने को मिलने वाला है? देखो इसके लिए मुझे आपको पूरे कोर्स की डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ओके चलो मैं एक एक करके आपको डिटेल्स देता हूं। सबसे पहले ये जो हमारा कोर्स होने वाला है ये 150 आवर्स से लेके 160 आवर्स तक होगा। मैक्सिमम 160 इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, बट मैं ट्राई करूंगा 150 घंटे के अंदर आपकी पूरी एफएमडीए खत्म कर दूं। भाई हो सकता है क्या, अरे मजा ले जो ना हो पाए, इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा मैं ये पेपर कि आप बार बार, आपको पढ़ना होगा कोई और पेपर, आप उसको बंद करके मेरा पेपर खोल दोगे, अरे अमन भाई मजा आ रहा है, आपका पेपर पढ़ने में मजा आ रहा है। इस हिसाब से मैं पढ़ाया करता हूं कि यार बार बार मैं बोलता हूं कि सर आपको कोई जरूरत नहीं है कि मेरा पेपर जबरदस्ती पढ़ने की, जब आप पढ़ पढ़ के बोर हो रहे होगे ना तब आप मेरा पेपर खोला करोगे, क्या बात कर रहे हो और क्यों, वो भी मैं आगे बताने वाला हूं। तो हमारी क्लासेस 75 डेज मतलब 75 लेक्चर्स 2 घंटे ईच 150 से 160 घंटे की होंगी। मैं पूरा ICMAI का कवरेज करवाने वाला हूं। सीए इंटर में रैंक होल्डर था तो मुझे पता है कि बाबा स्टडी मैट का कवरेज कराना कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए साथ के साथ पूरा स्टडी मैट कवर कराया जाएगा। इसके साथ आपको यूनिट टेस्ट और फुल टेस्ट भी मिला करेंगे। तो अमित भाई ये चेक वेक का क्या सीन है, आपको पेपर मिलेगा साथ में उसका सॉल्यूशन मिलेगा, तो आपको जो भी आप अपना पेपर बना के चेक कर सकते हो और जहां पे भी डाउट्स हो बोल सकते हो अमित भाई यार ये समझ में नहीं आ रहा, मैं हमेशा आपके पास अवेलेबल होता हूं चीजें समझाने के लिए। कैसे, वो भी आगे आने वाला है, बताने वाला हूं। अब देखो कोर्स के बारे में समझ गए, मैं आपको मटेरियल के बारे में बता देता हूं क्या क्या मिलने वाला है। हैंड रिटन नोट्स, अमित भाई पता चल रहा है, वो क्या करोगे ना, एफएम में तो वैसे हमने कभी नोट्स वाला कंसेप्ट तो सुना नहीं, एफएम में कभी नोट्स वाली कंसेप्ट सुनी है क्या? नहीं सुनी, चलो मैं बताता हूं। आप क्या करोगे, वो नोट वोट को प्रिंट करा के दे दोगे। रुक जाओ सबर करो, मेरे को दिखाने तो दो यहाँ पे चीजें। ओके ये देखो आपके अमित भाई का हैंड रिटन नोट्स। भाई ये क्या सुंदर सी किताब क्या दिख रही है। देखो कभी ये सोचो अगर आपका फैकल्टी खुद स्टूडेंट बन जाए और तब नोट्स बनाए, कैसे नोट्स बनेंगे, वही शानदार नोट्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। बोले तो अमित भाई देखो
पूरी मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके जितना शॉर्ट में मैं कवर कर सकता था पूरा ICMAI के कंटेंट को मैंने कवर कर रखा है, और आपकी पूरी की पूरी बुक सिर्फ 85 पेजेस के अंदर कवर कर रखी है। मतलब सारा FM, सारा का सारा FM 85 पेजेस के अंदर कवर्ड है, और इसमें जितना कुछ आप देखना चाहो सब कुछ मैंने अपने हाथों से लिख के कवर करके आपके लिए बना रखा है। तो कभी भी रिवाइज करनी हो, हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसी से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे इसी से करेंगे, अपने जो एग्जाम्स होंगे इससे देंगे, इसी से देने वाले, सब कुछ आप इसी से देने वाले हो। और ये प्रॉपर कलर्ड इसी फॉर्मेट में आपको प्रिंट होके मिलने वाली है। जैसे CA स्टूडेंट्स को मिलती है वैसे आप लोगों को भी मिलेगी, प्रॉपर कलर्ड फॉर्म में प्रिंट होने के साथ साथ। वाह अमित भाई यार मजा आ गया, ये तो बड़ी शानदार सी चीज है। अब सुनो इसके आगे। मैं जब अपनी नोट से पढ़ाया करता हूँ ना, मैं एक बात हमेशा बोल के चलता हूँ, टेंशन मत लो, 40 से 50% ऑफ द पार्ट्स आपको सिर्फ इस नोट से पढ़ के खत्म हो जाएगा। क्या 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 मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक बार ये नोट्स रेफर कर लिए, कोई जरूरत नहीं है इसके बाद कोई भी और नोट्स रेफर करने की। क्यों अमित भाई? क्योंकि आपके जितने भी कंटेंट में हो सकता था मैंने सारे कवर किए। और एक बात याद रखो, कभी भी कितना भी टफ पेपर हो जाए, ICMAI हमेशा अराउंड 40 से 50% ऑफ द पेपर कंसेप्ट के बुक पे ही पूछा करता है, कंसेप्ट्स के बेसिस पे। तो अगर आपने डायरेक्ट कंसेप्ट पढ़ी है तो आप बना पाओगे। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने ये बुक अच्छे से कर रखी है, कंसेप्ट नोट्स खत्म कर रखे हैं, आपके 40 से 50% ऑफ द मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए, आप इजिली स्कोर कर सकते हो। तो मेरे बड़ी हो और फेल होने की प्रॉब्लम है तो ऐसा तो बाबा कभी हो ही नहीं सकता। मेरे बड़ी को फेल होने की प्रॉब्लम नहीं होती। पूछो क्यों? क्योंकि बाबा हम 0 से 50 इस रेंज में तो डिस्कस ही नहीं करते, ये तो हमारी कंसेप्ट बुक ही संभाल लेती है। 50 प्लस आपको जब जाना है हम वहां से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 0 to 50 तो डन है बाबा, वो तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। अब भाई एक बात बताओ, नेक्स्ट आप क्या देने वाले हो? आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ मिलने वाला है रेडी टू गो क्वेश्चन बैंक। भाई ये क्या है रेडी टू गो क्वेश्चन बैंक? मतलब एक बार आपने कंसेप्ट नोट्स पढ़ा, पढ़ लिया, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन पास्ट ईयर का कहीं से भी, मजाल नहीं हो सकता कि आपसे वो क्वेश्चन ना बने, पक्का पक्की आपसे वो क्वेश्चन बनने ही वाला है। इसीलिए नाउ यू आर रेडी टू गो एंड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो हमने अपनी बुक का नाम दे रखा है। तो अगर आपको अब 50 से जंप करके 50 से 80% वाले मार्क्स के क्राइटेरिया में पहुंचना है तो आपको ये बुक सॉल्व करनी पड़ेगी। पता है भाई, वो वापस प्रिंटेड काली पीली किताब और क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ दे दोगे। रुक जाओ, सब्र करो, ये देखो, ये है हमारी एडवांस्ड पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक। इसमें क्या होने वाला है? अरे देख लो देख लो देख लो, हमने पूरी क्वेश्चन बैंक को फर्स्ट टाइम मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट टाइम, ध्यान से सुनना, पूरी क्वेश्चन बैंक को, अरे चल जा भैया चल जा, हमने कलर्ड फॉर्म में बना रखा है। क्या 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 बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो? पूरी क्वेश्चन बैंक को हमने कलर्ड फॉर्म में बना रखा है। ये देखो, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे चैप्टर्स हमने कलर्ड फॉर्म में आपको दे रखे हैं। ये देखो, हर एक चैप्टर अलग अलग कलर्स में मिलेगा। तो मतलब वो काली पीली किताबों से तो छुटकारा ही हो गया, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई क्या करें, ऐसा बोर हो जाते हैं, बनाते बनाते पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। ये देखो, सब कुछ आपको एक ही फॉर्म में मिलने वाला है। हाँ अमित भाई ये तो बड़ा शानदार सा चीज है, बहुत अच्छी चीज दिख रही है। कभी भी डर लगे, टेंशन लगे कि यार क्या होने वाला है, कंसेप्ट नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन बैंक खत्म करो, सब कुछ आप 50 से 80 के रेंज में लैंड करने वाले हो। तो मतलब अमित भाई हर एक चैप्टर अलग अलग कलर से, एकदम हर एक चैप्टर को हमने अलग अलग कलर से डाल रखा है। यार ये तो बड़ा शानदार है, एकदम शानदार है। अब देखो, इन सब के बाद अगर आपको बोलोगे अमित भाई 80s नहीं, मेरे को तो 90s की रेंज में आना है, तो हम आपको सिमिलरली कलर्ड थ्योरी और एमसीक्यू बुक देने वाले हैं जिसमें हमने पूरे कंसेप्ट्स और एमसीक्यूज को कवर कर रखा है, वो भी कलर्ड फॉर्मेट के अंदर। भाई ये तो बड़ा शानदार है ना यार। तो अब एक आप बात बताओ, कोई अगर आपसे बोलता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ना टफ पेपर है, बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, मैथ से इतनी दिमाग का दही, दही की लस्सी, लस्सी की छाछ हो जाती है, तो टेंशन मतलब आपके अमित भाई आज से आपके साथ हैं। और हम बहुत शानदार तरीके से, जैसे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए मैंने मक्खन किया है, आपके लिए और मक्खन तरीके से मैं लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि अब तो हम और एडवांस हो चुके हैं। जैसे जैसे एक टीचर अपनी लाइफ में ग्रो करता है वैसे वैसे वो और एडवांस होता जाता है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट्स उसके दिमाग में और रिफाइन होती जाती हैं, और रिफाइन होती जाती हैं। तो आपके लिए तो और मैं बेस्ट मॉडल लेके आया हूँ। ओके अमित भाई, समझ में आता है, समझ में आता है, बहुत अच्छे। तो आपको मेरी पूरी बैच की डिटेल्स मिल गई।
अब भाई एक चीज और बता दो, जब भी हमें डाउट होता है, आप हमारे सामने तो बैठे नहीं हो, आप तो कैमरे के उस तरफ बैठे हो, एकदम सही बात है आपकी, तो हम डाउट्स कैसे लेंगे? आपको कभी भी कोई भी डाउट्स आए, सबसे पहला काम तो ये देखो, हमारा टेलीग्राम चैनल है फास्ट कॉस्ट FM बाय AB। आपको जब भी कोई भी डाउट्स लगे, सबसे पहले तो इस चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको जो भी डाउट्स हो, मैं जितने भी नए वीडियोस होते हैं, नोट्स होते हैं, अपडेट्स होते हैं, कुछ भी आपको समझाना होता है, बताना होता है, इंफॉर्मेशन देनी होती है, मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूं। तो फटाफट से अभी जाओ और इसको ज्वाइन करो। उसके साथ साथ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो गाइस, वो नीचे लाल सा बटन दिख रहा है, हाँ, धमाल मूवी में नहीं दबाना था, यहाँ पे दबाना है, वो लाल बटन दबाओ। इंफॉर्मेशन मिलेगी आगे आने वाली सारी वीडियोस की, जो भी रिविजन्स आपके लिए, एग्जाम से पहले जितनी भी चीजें लाऊंगा सब मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अमित भाई बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप अभी अभी मेरे को मैसेज करते हो तो मेरे को जस्ट इस पे मैसेज मिलने वाला है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ऐसा नहीं कि मेरी टीम संभालती है, कुछ भी ना, आप मैसेज करोगे मुझे मिलेगा। तो दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। और इन सब के अलावा कभी लगे अमित भाई चिट चैट करनी है, मस्ती मजाक करना है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। बिलीव मी गाइस, जो भी डाउट्स हो, जैसी भी डाउट्स हो, सेम डे डाउट का रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है, आपने डाउट पूछा, फोन मेरे हाथ में होता है, मैं हाथों हाथ रिप्लाई कर देता हूं, आपको 2 मिनट 5 मिनट के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं अपनी क्लासेस को, और या फिर मैं फाउंडेशन की क्लासेस नहीं ले रहा हूं, फोन मेरे हाथ में होता है, आपको हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाता है। तो चलो अमित भाई, इतना आपके बारे में, कोर्सेज के बारे में हमें सब कुछ पता चला। अब जरा एक बार आप ये बताओगे, हाँ क्या, कि इस पूरे इंटायर कोर्सेज में क्या होने वाला है हमारे साथ एग्जैक्टली। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपका जो FMBA का सिलेबस है, एंटायर सिलेबस है, वो है क्या, कैसा है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, कैसे नहीं देखना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपको जो भी दुनिया में ये आदमी बोले भाई फाइनेंस तो बहुत भारी पेपर होता है, स्टूडेंट लाइफ में पहली बार पढ़ता है, इट इज अ वेरी टफ पेपर, ना बाबा, उनको बोलो बाय बाय टाटा, आपने अमित भाई से पढ़ाई नहीं करी। क्यों? क्योंकि गाइस, FM ऐसा पेपर है ना जो आप फर्स्ट डे से अपनी लाइफ में करते आ रहे हो। कैसे अमित भाई, कैसे? चलो मैं बताता हूँ। क्या कभी भी आपने अपनी लाइफ में अपने लिए बजट्स नहीं बनाए कि यार मेरे को इतना खर्चा करना है, ये करना है, वो करना है? हाँ मेरे भाई, अपन ने तो अपनी लाइफ में बजट्स बनाए हैं। एक बात बताओ, क्या जब आपको पैसे मिलते थे आप ये नहीं सोचते थे यार कितना पैसा खर्च करूं, कितना पैसा सेव करूं? एकदम अमित भाई, अपन ये सोचते थे मेरा काम बस इतना है, उन सारी कंसेप्ट्स को इकट्ठा करके फॉर्मूले के फॉर्म में आपको समझा देना, और कुछ भी मेरा काम नहीं है। ऐसा नहीं है मैं कोई नई चीज जादू ले आऊंगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। सब कुछ देखा है, सुना है। मेरा काम है आपको रिवाइज करवा के एक जगह कंसोलिडेट करके एक प्रॉपर फॉर्म में आपको सबमिट करना। ओके अमित भाई, तो गाइस एक बात बता दो, सबसे पहले आपने मेरे कोर्सेज के बारे में जान लिया, आपने मेरे बारे में जान लिया। अब आपका एक काम है कि आप मेरे को अभी एक मैसेज करने वाले हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर था ना, हाँ, क्या मैसेज? हाय AB, आई एम XYZ, जो भी आपका नाम है, एंड मैंने आपकी क्लासेस यूट्यूब पे देखी या लेक्चर में देखी, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, जहां पे भी, एंड अब आप नेक्स्ट मेरे को रिव्यू देने वाले हो ये पूरी क्लास खत्म करने के बाद कि भाई आपकी क्लास अच्छी लगी, ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो मैं पक्का सुनना चाहूंगा क्यों अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि आने वाले बडीज के लिए इंप्रूव करूंगा ना। देखो, मैं यहाँ पे अपनी मोहब्बत पूरी करने आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, बुरा लगे, आप स्ट्रेट मेरे को बोल सको। पर व्हाट्सएप मैसेज करो और डायरेक्ट बोलो कि भाई ये चीज समझ में नहीं आई, या ये चीज अच्छी नहीं लगी, या ये चीज इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे बडीज मुझे बताते हैं कि भाई यहाँ पे अपन इंप्रूव कर सकते हैं क्या? मैं बोलता हूँ हाँ कर सकते हैं। अमित भाई ये लेक्चर आपने पढ़ाया हमें समझ में आया, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओगे तो आगे आने वाले टाइम पे मेरे को पता रहेगा आप लोगों को आगे आने वाले लेक्चर्स में क्या क्या चाहिए, तो अपन वैसी चीजें प्लान करेंगे। जी अमित भाई, डन 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 डन। तो अब इन सब के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं कि हमारा पूरा कोर्सेज क्या है। आप मेरे बारे में जान चुके हो, मैं आपके बारे में पूछ चुका हूं, आप मुझे बताने वाले हो। नेक्स्ट अब हम सब मिलके इस पूरे कोर्स के बारे में जानते हैं। ओके डन गाइस, तो सबसे पहले ये देखते हैं हमारे पास कोर्स की डिटेल्स क्या क्या है, और उसके बाद हम आज अपना हल्का सा पार्ट पढ़ने की ट्राई करने वाले हैं कि बाबा इस चीज में हम आज जो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो पढ़ेंगे। अमित भाई पहले दिन ही पढ़ाओगे क्या? अरे हल्का सा इंट्रो, जान पहचान, बस इतनी सी करने वाले हैं। डन डनाडन डनाडन डन। तो अगर मैं बात करता हूं आप लोगों के सिलेबस की, तो आ जाओ बाबा
सीएमए इंस्टीट्यूट ने हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहला आप लोगों का बोलता है कि सर एफएम का वेटेज है 80%। बहुत बढ़िया, मतलब मेरा प्रैक्टिकल तो भैया 80% के आसपास का है। और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है अराउंड 20% का। ठीक है भैया, ये भी समझ में आता है कि अराउंड 20% का वेटेज है। ठीक है ठीक है, डन 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 डन। लेकिन ये पूरा थ्योरी पेपर है तो 20% इसकी वेटेज है, पर थोड़ा बहुत इधर से भी थ्योरी हमारा उठ के आ सकता है। तो अगर मैं आपका एफएम के पेपर को ब्रेक करूं तो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन बन जाता है वंस अगेन अराउंड 70% के आसपास का, और आपका थियोरिटिकल पेपर बन जाता है अराउंड, आर किधर गया भैया, थियोरिटिकल पेपर 30% के आसपास का। डन। अब अगर मैं आपको कंटेंट बताऊं तो सबसे पहला फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते किसको है, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, डन। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, ये भी हमारा थ्योरी पेपर है कि सर एफएम में एक्चुअली अगर मैं इंडिया की बात करूं, वर्ल्ड की बात करूं, क्या क्या चीजें चल रही हैं, कितनी मार्केट्स होती है, बहुत सारी प्यारी चीजें कवर करेंगे। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, आप एनालिसिस कैसे करते हो, इसमें आएगा आपके पास रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ये बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है बाबा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सर आप पैसा कहां से लेके आते हो और कैसे लेके आते हो, ये कवर करेंगे, करेंगे ना मिलके। इसके बाद कैपिटल बजटिंग, बाबा 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 बहुत समझना, इंटरेस्टिंग, मोस्ट मेरा फेवरेट चैप्टर है। और अगर मेरा फेवरेट चैप्टर है ना तो समझ जाओ मैं कितने प्यार से पढ़ाने वाला हूं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट, एक बात बताना, कहीं भी आप अपने पापा के साथ, अब आप इतने बड़े तो हो गए हो, एकदम कॉलर वॉलर ऊंची करके, हाँ भैया आपने फाउंडेशन निकाल लिया अपना एंट्रेंस, अब देखो, अब आप कॉलर ऊंची करके बोल सकते हो पापा घर में जो हम जमीन खरीदने जा रहे हैं, अब मैं सोच रहा हूं यहां नहीं वहां लगाए, इतने पैसे मिलेंगे। एक बात बताओ, क्या अब आप अपने पापा के साथ बैठ के, बी इट आप मेल हो या फीमेल हो, अब आप अपने पापा के साथ बैठ के डिस्कस करते हो कि पापा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा है, यहाँ पे करेंगे तो नहीं अच्छा है, इतने पैसे मिलेंगे। एग्जैक्टली बाबा, हम यही प्लान करते हैं कैपिटल बजटिंग में कि सर मैं यहां पैसे लगाऊं तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, यहां लगाऊं तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन अच्छा क्या है, ये सारी चीजें अपन कवर करते हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर। ठीक है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल, पता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन, आपको क्या लगता है ऑर्गेनाइजेशन पैसों का पेड़ लगा के रखती है क्या, अंदर एकदम गोडाउन में छोटा सा पैसों का पेड़ होता है, अच्छा तेरे को पैसे चाहिए, टक ले पैसे, टक ये ले पैसे, ऐसा होता है? नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है। तो कैसे काम करता है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा दो तरह से उनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो बड़े पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा, अरे करोड़ों की जमीन खरीदनी है, करोड़ों की मशीन खरीदनी है। और एक छोटे छोटे खर्चे, सर लेबर आया, लेबर को चाय पिलाना, नीचे चाय वाले को पैसा देना है, बताओ। लेबर बोलता है सर मालिक मालिक सुनो ना, आज 200 रुपए अपने को एक्स्ट्रा चाहिए, क्या मेरे घर में बेटे का बर्थडे, उसको पार्टी देनी है, 200 रुपए। तो इन सब छोटे छोटे खर्चों के लिए भी अपने को पैसे चाहिए होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास दो तरह के खर्चे हो सकते हैं, बड़े खर्चे और छोटे खर्चे। छोटे खर्चों को अपन बोला करते हैं वर्किंग कैपिटल। मैं इतने ही आसान डेफिनेशन से उठा के आपको टॉप पे लेके जाऊंगा। छोटे खर्चों को वर्किंग कैपिटल, बड़े खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको अपन कैपेक्स भी बोला करेंगे। मैं सब सिखाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो। तुम्हें जीरो से लेके, जीरो तो तुम हो नहीं क्योंकि तुम्हें वैसे ही बचपन से पढ़ रखा है, तुम 10-20% पे खड़े हो, यहां से तुम्हें 100% पे ले जाना मेरा काम है, डरो मत। फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म, कहां कहां से कितने पैसे उठाएं, ये सारा पार्ट हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। इसके बाद सर सुनो ना, डाटा एनालिटिक्स, जो भी आपके पास एक बिजनेस का डेटा आता है ना, उसको एनालाइज कैसे करना है, वो पूरा पोर्शन अपन कवर करने वाले हैं। इसमें 20% का वेटेज है। डन जी अमित भाई। तो ये बनती है हमारी पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स, और ये पूरा पेपर हम कवर करने वाले हैं, वापस से बता दूं, 150 आवर्स के अंदर। ठीक है, 75 लेक्चर्स होने वाले हैं जी अमित भाई। साथ ही साथ आप लोगों को कलरफुल बुक्स मिलने वाली हैं, जो मैं दिखा देता हूं, ये देखो क्वेश्चन बैंक। डन। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स, अरे किधर गया भैया, हाँ ये अपने हैंड रिटन नोट्स जी अमित भाई, ये भी डन, ये भी आपको मिलने वाले। एमसीक्यू की बुक देखो ना बाबा, एक बार देखो ना जरा, इतने प्यारे नोट्स जो आप लोगों को लास्ट के टाइम में भी रिवाइज करने को मदद करे, कितनी मेहनत से बनाया अपन ने जी अमित भाई। डन जी 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 जी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक करने के बाद देखो, मैं अगर आपको एक एक बताऊं तो इंट्रो में सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते किसको है। ठीक है भैया। उसके बाद एक टाइम वैल्यू वाला चैप्टर बताएगा, ठीक है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे।
रिस्क एंड रिटर्न वाला चैप्टर पढ़ाएगा कि सर एक्स एंटे, एक्स पोस्ट रिटर्न, ये सब क्या होता है, सब अपन आराम से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सर कितने लोग इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं, आरबीआई हो गया, एनबीएफसी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, इन सब के बारे में थ्योरी है, पढ़ लेंगे। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये पूरा थ्योरी है आपका, ये भी पढ़ाऊंगा। मनी मार्केट पूरा थ्योरी है, पढ़ाऊंगा। यहां से स्टार्ट होता है हमारा प्रैक्टिकल। सबसे पहला रेशियो एनालिसिस। गाइस मेरे को सीए इंटर में बडीज ने बोला था सर पूरे रेशियो चैप्टर में आई लग गई, पूरे चैप्टर में 34 के आसपास फॉर्मूलेज हैं एंड मैंने पूरे चैप्टर को 5 फॉर्मूले के अंदर खत्म कर रखा था। और सारे बडीज ने बोला अमित भाई ये चमत्कार सिर्फ आप ही कर सकते थे, इतने प्यारे तरीके से फॉर्मूलेज को कवर करना। और जब आप मेरी वीडियो ऑलरेडी डल रखी है सीए इंटर की, आप देखना चाहो जाके देख लो, कितने प्यारे फॉर्म में अपन ने सारे रेशियोज कवर किए थे। डन। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, इसमें अपन जितने भी आप कैपिटल रेज करोगे उसके बारे में पढ़ेंगे। सर पैसा कहां से उठाऊं, कितना उठाऊं, कैसे उठाऊं, हर एक चैप्टर मैं आपको इन डिटेल लेके जाऊंगा और सब कुछ कवर करवा के देने वाला हूं। हमारे कोर्स में मैं आपको ये भी बता देता हूं साथ के साथ, सबसे पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा पार्ट कवर करेंगे और उसके बाद लास्ट के मंथ में आपको बिजनेस का डेटा एनालिटिक्स वाला पोर्शन मिलने वाला है। ठीक है अमित भाई, डन, समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। परफेक्ट। तो अब आ जाओ, आप और मैं मिलके शुरुआत करने वाले हैं अपने प्यारे पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ओके जी अमित भाई। तो गाइस मैं आप लोगों को लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना एक दो डायलॉग अपने बताना चाहता हूं जो मैं पूरे लेक्चर्स में यूज किया करता हूं। सबसे पहले, अंग्रेजों ने अंग्रेजी ऐसी बनाई है कि हर शब्द में उसका मतलब छोड़ दिया है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। और कभी भी मैं आपसे पूछूं बिल्ली कौन है, तो वो बताना कि बिल्ली वो है जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करती है। डन डन। अब इसी बेसिस के ऊपर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। चलो बताओ बिल्ली कौन है भाई? बिल्ली वो है जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो क्या आप लोग मुझे ये बोल सकते हैं अमित भाई कुछ ना कुछ तो ये फाइनेंस से रिलेटेड होगा ही होगा और कुछ ना कुछ ये मैनेज करने की बात कर रहा होगा। बताओ बात सही है क्या? हाँ अमित भाई बात तो सही है। तो अगर मैं बोलूं क्या ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रुक जाओ मेरे को देखने दो भैया, अरे ये रहे, मिल गए पैसे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो अमित भाई पैसे दिखा रहे हो क्या, फ्लेक्स कर रहे हो? अरे फ्लेक्स नहीं कर रहा, पढ़ा रहा हूं पढ़ाने के लिए, 10-20 रुपए में क्या ही फ्लेक्स कर लूंगा मैं। ठीक है डन। चलो एक एक करके, ये दिख रहे नोट्स आपको? हाँ जी अमित भाई। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरऑल क्या बोलेगा? बोलेगा सर अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला जाएगा। अब अगर मान लो मेरे पास 200, 220, 230, 240 और मैं देख लूं मेरे पॉकेट में कुछ है क्या, किधर उधर कहीं से कुछ निकले, तो उसको भी ऐड करके फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं। हाँ कुछ तो निकला, अरे 100 रुपए निकले, वाह क्या बात है। अलग अलग पॉकेट से जब भी पैसे निकलते बड़ी खुशी होती है। चलो 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 चलो, अब मेरे पास हो गए 340 रुपीज। ये 200 रुपए, हाँ ये 100 रुपए, हाँ ये 20 रुपए, हाँ ये 10 रुपए और ये वापस से 10 रुपए। परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलो अब आप लोग मुझे बताओगे जी अमित भाई मेरे पास अभी 340 रुपए है। हाँ जी अमित भाई 340 रुपए है। इस 340 रुपए को, इस फाइनेंसिस को मैनेज करना कि भाई मैं इससे क्या क्या कर सकता हूं। इस 340 रुपए से हो सकता है 200 रुपए की अभी मैं कोई अच्छा सा खाना ऑर्डर कर सकता हूं, हो सकता है या तो 200 का खाना ऑर्डर कर सकता हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या 40 रुपए से रोड साइड कोई थाली ऑर्डर कर लूं? वो भी तो कर सकता हूं। खाना 200 का भी खा सकता हूं, खाना मैं 40 रुपए का भी खा सकता हूं, या फिर 100 रुपए की भी थाली ऑर्डर में कर सकता हूं। तो अब एक बात बताओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे को यही सिखाएगा कि सर इतने सारे ऑप्शंस में से 200 की थाली, 100 रुपए की थाली, 40 रुपए की थाली, आपको कौन सी थाली ऑर्डर करनी चाहिए, कौन सी थाली बेटर होती है, कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज किया जाएगा। तो देखो इन लेमन लैंग्वेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है सर फाइनेंस और मैनेजमेंट, मतलब अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना। मतलब एक बात बताओ, आंख बंद करके याद रखना, आंख बंद करके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे किधर गया किधर गया किधर गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ जी अमित भाई एक बात बताओ, पैसे से रिलेटेड कौन सी ऐसी बात है, पैसे से रिलेटेड कौन सी आपकी ऐसी बात है जो आपकी दादी, नानी, पापा, मम्मी, भैया सबने सीनियर ने बताई होगी कभी ना कभी लाइफ में। पैसा कभी भी रुकता नहीं, पैसा
मनी डजंट स्टे। मनी के नेचर में ही है पैसा या तो आएगा या तो पैसा जाएगा। क्या बोला अमित भाई? पैसा या तो आएगा या तो जाएगा, पैसा या तो आएगा मेरे पास या तो मेरे से जाएगा, या तो मेरे पास आएगा या तो मेरे पास से जाएगा, या तो आएगा या तो जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो मैं कैसे डेफिनेशन निकाल के दिखाता हूं। मैंने आपको बोला सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है ओन फाइनेंसेस को मैनेज करना। ठीक है सर, इसी चीज को मैं दोबारा लिखता हूं। क्या मैं वापस से इसको बोल सकता हूं? फाइनेंसेस का मतलब है इनफ्लो ऑफ मनी। आप एक बार मनी समझो, पैसा या तो आएगा, आउटफ्लो ऑफ मनी, या तो पैसा जाएगा। तो क्या मैं इन शॉर्ट आपको यह बोल सकता हूं कि पैसे का आना इनफ्लो ऑफ द मनी और पैसे का जाना आउटफ्लो ऑफ द मनी, इसी दोनों चीज को अपन मैनेज करते हैं, जो बनता है हमारा, बता दो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर। बताओ पूरा सब्जेक्ट जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनता है क्या इसी चीज से बनता है? सर लेमन लैंग्वेज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है अपनी फाइनेंसेस को मैनेज करना। चलो मैंने अपने फाइनेंसेस जेब में रख लिए। सो इट सिंपली मींस द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना। या फिर मैं बोल सकता हूं सर इनफ्लो को मैनेज करना, पैसा आएगा पंख लगा के और जाएगा उससे डबल पंख लगा के, पैसे का आना पैसे का जाना, इस मैनेजमेंट को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डन डन। अब एक बात समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। जैसे जब बाहुबली रिलीज हुई थी उस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी अंदर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कौन कौन से? सर 2 क्वेश्चन तो हमें पता है, पैसा आएगा लेकिन कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? इनफ्लो होगा लेकिन कहां से? ठीक है, पैसा आप आता है तो इन्वेस्ट कर देते हो, पैसा इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, लेकिन इन्वेस्ट कहां करोगे? ये मेरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है, सर कभी आपने अकाउंट्स पढ़ रखा है? हाँ मैं भाई अकाउंट्स पढ़ा तो है हमने जिंदगी में। उसमें आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर नाम का एक बंदा होता है जो आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदता है। हाँ 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 भाई पढ़ा था कभी। कोई इक्विटी शेयर्स मतलब मेन मालिक जो कंपनी का होता है, उस मालिक को कितना डिविडेंड देना है, ये भी, हाउ मच डिविडेंड, कितना डिविडेंड देना है, ये भी हम लोग का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरी की पूरी 3 क्वेश्चन के ऊपर मिलकर बच जाएगी। कौन कौन से 3 क्वेश्चन अमित भाई? सबसे पहला, पैसा तो आएगा भैया, काम करोगे पैसा तो आएगा, पैसा कहां से आएगा? इनफ्लो ऑफ द फंड्स कहां से होगा? पैसा आप इन्वेस्ट कहां करोगे? आउटफ्लो ऑफ द फंड्स कहां होगा? और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिविडेंड कितना बांटने वाले हो? ये 32 नहीं लिख रखा मैंने बाबा, ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाल रखा है। कहां पैसा इन्वेस्ट करोगे और कितना डिविडेंड देने वाले हो? प्यास लग जाती है बोलते बोलते बहुत ज्यादा। जी अमित भाई डन 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 डन। हमारा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर। तो आप लोग मेरे को वापस से बता दोगे सर बिल्ली किसको बोलते हैं? बिल्ली बोलते हैं जो बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ करती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं अपने, वापस एग्जांपल पकड़ता हूं, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना। भगवान जी की जय। अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना, ठीक है। फाइनेंसेस बोले तो सर पैसे का आना पैसे का जाना, तो इनफ्लो ऑफ द फंड्स और आउटफ्लो ऑफ द फंड्स को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये बता दो कौन से 3 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में होते हैं? अमित भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। व्हाट विल बी माय इनफ्लो, पैसा कहां से आएगा? सर वेयर, इनफ्लो कहां से होगा? आउटफ्लो मतलब आप इन्वेस्ट करोगे पैसा कहीं, ऐसा थोड़ी है पैसा आता है आप पैसा फूंक देते हो ना, इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट वेयर। और लास्ट क्वेश्चन डिविडेंड, आप कितना डिविडेंड दोगे? हाउ मच डिविडेंड, बता दो। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आई है। क्लियर डनाडन डनाडन डन, ठीक है। ये अपन क्लियर करते हैं। अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखना ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो अब मैं ना आपको एक एक करके इनके सॉल्यूशन भी देता हूं।
आप सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछो, पूछो अमित भाई, हाउ या फिर वेयर टू गेट फंड्स, बताओ। इंडिया वांट्स टू नो, मुझे आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो, मुझे आंसर दो, जल्दी बताओ। इंडिया वांट्स टू नो कि आप कहां से पैसा लेके आने वाले हो। अमित भाई कहीं कुबेर का खजाना तो लगा नहीं है कि गए फट से तोड़ा और लेके आ गए ना। आपको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपको पैसे मिलते हैं कुछ जगहों से। कौन कौन सी जगहों से, चलो यहां पे अपन देखते हैं। वेरियस सोर्सेज ऑफ द फंड्स। सबसे पहला ओनर्स फंड, या जिसको अपन इक्विटी शेयर कैपिटल भी बोला करते हैं। क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको अपने पैसे देते हैं, उनको आप लोग इक्विटी शेयर्स इशू करते हो और वो लोग आपको पैसे दिया करते हैं इक्विटी शेयर्स के बदले में। हाँ जी अमित भाई, सबसे पहला ऑप्शन ही हमारे पास इक्विटी शेयर्स होता है, जो कि कंपनी के ओनर होते हैं, जो कि कंपनी के मालिक हुआ करते हैं। परफेक्ट। नेक्स्ट, आप पैसा कहां से उठा सकते हो, या तो डिबेंचर या तो बॉन्ड्स के फॉर्म में। अमित भाई ये डिबेंचर और बॉन्ड क्या होता है, याद है? अगर अगर आपने पढ़ रखा है, आप लोन लेते हो लोगों से, तो उनको जब आप बैंक से लोन ले जाते हो तो बैंक तो आपसे जमीन जायदाद गिरवी रखवा लेता है, ठीक है। लेकिन जब आप मार्केट से पैसा उठाते हो ना इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो वो लोग बोलते सर हमें कैसे पता कि आप हमारा पैसा चुका दोगे, या कैसे इसको डॉक्यूमेंट कैसे करें। तो जब भी आप मार्केट से लोन उठाते हो, आप उनको एक डॉक्यूमेंट देते हो। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होता है, डॉक्यूमेंट में लिखा होता है सर वी आर AB लिमिटेड, मान लो मेरी कंपनी है AB लिमिटेड, एंड वी हैव रेज्ड, हमने आपसे इतना रुपए रेज कर रखा है। तो जितना रुपए रेज करते हैं अपन उतना का आपको डिबेंचर इशू कर देते हैं कि ये लो सर कंपनी, इससे कंपनी का पता चलेगा कि कंपनी कितनी कर्जे में चल रही है। डन डन डन। तो दूसरा, हम डिबेंचर या बॉन्ड की मदद से अपन पैसे उठा सकते हैं। नेक्स्ट वॉज डिबेंचर या फिर उसका बॉन्ड। इक्विटी शेयर कैपिटल। परफेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एंजल फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट, कमर्शियल बैंक्स। एक तो आप सबको पता है कि सर हम बैंक से भी पैसा लेके आ सकते हैं, बैंक से लोन के फॉर्म में पैसा लेके आ सकते हैं। बताओ इन 3 पॉइंट्स पे आपको कहीं भी पता चला, कोई भी दिक्कत आई कि अमन भाई ये पल्ले ना पड़ा, ये समझ में ना आया, ये कभी सुना नहीं। इक्विटी वाले आपको पता है मालिक होते कंपनी के, उनसे हम पैसा लेके आ सकते हैं। हाँ। दूसरा, हमारे पास डिबेंचर या बॉन्ड्स के फॉर्म में हम पैसा लेके आ सकते हैं, लेके आ सकते हैं। तीसरा, हम बैंक से लोन के फॉर्म में पैसा लेके आ सकते हैं। जब हम नॉर्मल लोगों से लोन उठाते हैं तो उनको डिबेंचर या बॉन्ड्स इशू किया करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। अब देखना गाइस, हमारे पास 2 पॉइंट्स और निकल के आते हैं, एंजल फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट। ये दोनों अगर मैं आपको इन शॉर्ट अभी के लिए समझाना चाहूं, तो क्या आपने कभी लाइफ में शार्क टैंक नाम का कोई एपिसोड या कोई सीरियल देखा है क्या? शार्क टैंक, जहां पे कुछ शार्क्स बोले तो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जिनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, वो लोग बैठे होते हैं, बोलते हैं तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो मैं निकाल के देता हूं, तुम्हें इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं निकाल के देता हूं। वो लोग कोई बैंक नहीं होते, ठीक है, कोई नॉर्मल लोग नहीं होते जिनको इक्विटी शेयर इशू करते हो। वो बड़े बड़े ओनर्स होते हैं जिनको धंधे में पैसा लगाना होता है, और कुछ टाइम बाद वो क्या करेंगे, आपसे आपका प्रॉफिट मांगते रहेंगे जी। तो ये उनका काम होता है। हाँ जी अमित भाई, तो ये है एंजल फाइनेंसिंग और वेंचर कैपिटलिस्ट वाले बंदे। तो अब आप मेरे को बता दो, हमारा पहला सवाल अभी भी वहीं पे खड़ा है कि सर मैं पैसे कहां से लेके आऊंगा। तो मैंने बोला या तो इक्विटी से ले आओ, इक्विटी वाले नहीं दे रहे तो डिबेंचर से ले आओ, बॉन्ड से ले आओ, वो लोग भी नहीं दे रहे तो भाई बैंक के पास जाओ, लोन के फॉर्म में ले आओ, ले आया। अगर वो भी तैयार नहीं है बैंक लोन के बाद, तो यार कितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह हैं, हाँ, उनके पास जाके ले आओ जी अमित भाई, वो भी अवेलेबल है। तो अब चलो, मुझे ये तो पता चल गया सर इतनी जगह पे सामान मिलता है। एक बात बताओ, चलो मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं, कभी भी जिंदगी में गड़बड़ नहीं करोगे। आपको चाहिए आटा, ठीक है, आटा खरीदना है, और आप 4 दुकानों में गए, इक्विटी की दुकान में, ठीक है, डिबेंचर की दुकान में, ठीक है, बैंक लोन की दुकान में, ठीक है, और उसके बाद आप गए वेंचर कैपिटलिस्ट की दुकान में। चारों दुकान में आप बताओ आप किसकी दुकान से आटा खरीद के लेके आओगे? सबकी दुकान में सेम ब्रांड ऑफ आटा है, सेम क्वालिटी,
क्वालिटी का मतलब समझ लो। लोग बोलते हैं ना, अभी आप बोलोगे अमित भाई किसी की दुकान में क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, तो सबकी दुकान में मोटा मोटी सेम क्वालिटी है। बताओ आप कहां से लेके आना चाहोगे? मुझे आंसर चाहिए, देखते कौन आंसर देने वाला है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप इसको नीचे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो। बता दो आप कहां से जाके अपना आटा खरीद के लेके आओगे। बहुत लोगों ने आंसर दिया होगा मन ही मन में, अमित भाई जहां पे आटा हमें सबसे कम दाम पे मिल जाए, चीपेस्ट फॉर्म में, मतलब सबसे सस्ता। बताओ क्या ये बोलोगे? जी अमित भाई आपको आटा सबसे सस्ता इक्विटी की दुकान पे मिलेगा, वहां से ले लूंगा। डिबेंचर या बॉन्ड की दुकान पे मिलेगा, वहां से ले लूंगा। बैंक लोन की दुकान पे मिलेगा, वहां से ले लूंगा। या वेंचर कैपिटलिस्ट की दुकान से मिलेगा, वहां से मैं लेके आ जाऊंगा। तो आप कहना चाहते हो जहां पे सस्ता मिलता है वहां से लेके आता हूं। एग्जैक्टली तो बाबा यहां पे भी एग्जैक्टली वही कंसेप्ट लगेगा सर, जहां पे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब भाई देखो, इक्विटी वाले आपको पैसा दे रहे हैं तो उसके बदले में कुछ मांगेंगे नहीं क्या आपसे? हाँ कुछ तो मांगेंगे। डिबेंचर वाले आपको पैसा दे रहे हैं, आपसे कुछ मांगेंगे नहीं क्या? मांगेंगे अमित भाई। बैंक लोन वाले आपको पैसा दे रहे हैं, आपसे कुछ मांगेंगे नहीं क्या? मांगेंगे अमित भाई। तो बाबा जो भी, अगर मान लो आपने इससे 100 रुपए लिए, आप सबसे 100 रुपए उठाओगे। अगर आप इससे 100 रुपए उठाओगे तो ये आपसे 2 रुपए मांगता है, इससे उठाओगे ये 3 रुपए मांगता है, इससे उठाओगे ये 2.5 रुपए मांगता है। तो आप बताओ आप कहां से पैसा उठा के लेके आना चाहते हो? अमित भाई हम इससे उठा के लाएंगे, क्योंकि अगर मैं 100 रुपए मांग लेने जाऊंगा तो ये मुझसे 2 रुपए एक्स्ट्रा मांगा करेगा पेमेंट के टाइम पे, कि भाई 2 रुपए ज्यादा चुकाना। ठीक है, हाँ उसके बाद बैंक लोन से मांगूंगा, उसके बाद डिबेंचर से मांगूंगा। एग्जैक्टली ये जो आपने इवेल्युएट किया ना कि भाई वो 2 रुपए एक्स्ट्रा मांगेगा, 3 रुपए एक्स्ट्रा मांगेगा, 2.5 रुपए एक्स्ट्रा मांगेगा, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मैं एक बार आपको इन डिटेल समझाता हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको बोलते हैं। बताओ यहां तक समझ में आया? जी अमित भाई यहां तक अपने को समझ में आया। ओके गाइस, तो एक्चुअली थोड़ी सी इसकी वीडियो बाद हमारे पास वीडियो में वॉइस का इश्यू आ गया था, तो मुझे इतना पार्ट दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा। ओके डन अमित भाई, कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं, सॉरी ना यार, माफ कर दो। क्या करें, पढ़ाते पढ़ाते मैं निकल जाता हूँ इधर उधर, मेरा ध्यान ही स्क्रीन के ऊपर। और हमारी इसके आगे की रिकॉर्डिंग कुछ ऐसी थी, मतलब मैं बोल रहा हूँ और मेरे काफी टाइम बोलने के बाद वहां पे वॉइस आ रही थी। तो ठीक है कोई बात नहीं, अपन दोबारा से पढ़ लेंगे इस पार्ट को। अमित भाई ये बताओ ना हुआ क्या है, कहां पे किधर क्या था लास्ट? आप लोग मेरे को जाने से पहले ये बता दो हमने क्या पढ़ा था। अमित भाई आप बता रहे थे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो फाइनेंस में हमेशा रहते हैं। फाइनेंस का 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से? अमित भाई सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट वेयर टू अरेंज फाइनेंस। भैया पैसा तो चाहिए, पैसा चाहिए तो कहां से चाहिए? डन, नेक्स्ट। इसके बाद अमित भाई हाउ भी नहीं यार, हाउ होगा क्या होगा? वेयर टू इन्वेस्ट फंड्स। सर एक बार आप पैसा लेके आ गए, अब उन पैसों को इन्वेस्ट क्या, किधर, क्यों करना है? डन, नेक्स्ट। उसके बाद सर थर्ड ऑप्शन अपने पास एक ही है, हाउ मच डिविडेंड टू डिक्लेयर। अपने को कितना डिविडेंड डिक्लेयर करके चलना है? 10। कोई दिक्कत अमित भाई, यहां तक अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आई। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास चल रहे थे, जिसमें से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था पहला क्वेश्चन था वेयर टू अरेंज फाइनेंस फ्रॉम। हमें कहां से पैसा अरेंज करना है, अपन कैपिटल कहां से लेके आने वाले हैं। हम सब जानते हैं ना अमित भाई, क्या जानते हैं? आपने पहले भी पढ़ाया था कि सर 3 तरीके से तो कैपिटल आ ही सकता है। कौन कौन से थे वो 3 तरीके? अमित भाई आपने सबसे पहले बोला इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो बहुत कम हो गया है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने बोला डिवेंचर्स और लोन। डन। चलो अगर मैं आपसे बात कर लूं इक्विटी शेयर कैपिटल की, अब इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होता है? सर सबसे पहले तो आप ये बता दो इक्विटी शेयर कैपिटल होता क्या है। अमित भाई इक्विटी शेयर कैपिटल वो ओनर्स होते हैं कंपनी के जो अपने को पैसा लगाते हैं, ये बहुत सारी चीजें अपन आगे इन डिटेल पढ़ लेंगे। लेकिन अभी मेरे को ये बताओ सर, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यार
मान ले इक्विटी वाले भैया ने बोला कि सर मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन आपको अगर 100 रुपए चाहिए ना मुझसे, तो आपको मुझे उसके बदले में 7 रुपए देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए लोगे तो 7 रुपए मैं आपसे लूंगा, ठीक है। सर प्रेफरेंस वाले भैया ने बोला कि यार अगर आपको चाहिए 100 रुपए तो बदले में मुझे 6 रुपए देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, इसका नाम होता है सर इक्विटी डिविडेंड। ये मांगते हैं, ये मांगते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। और डिवेंचर वाले भैया का तो हम सब जानते हैं, ये बोलते हैं कि यार अगर अपने को 100 रुपए चाहिए तो ये भाई साहब अपने से 100 रुपए के बदले अमित भाई ये बोलते हैं कि अपने को चाहिए 4 रुपए। अब एक बात बताओ यार, सीधी सी बात है, आप इन सब में से किससे पैसे मांगने जाओगे? इससे जाओगे तो ये 7 रुपए खाएगा, इससे जाओगे तो 6 रुपए खाएगा, इससे खाओगे तो 4 रुपए लेने मांगेगा। अमित भाई हम इन सब में से उसके पास जाएंगे जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल खरीद के लाने के लिए जो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है वो सबसे कम हो। किसमें है? डिबेंचर में। फॉर एग्जाम्पल लिया तो अपन डिबेंचर को चूज कर लेंगे। तो सबसे पहला ही सवाल अपने पास ये आता है कि अमित भाई क्या चूज करना था? हाउ टू अरेंज द फाइनेंस। तो हम वहां से लेके आएंगे जहां पे हमारे पास सबसे कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, ठीक है। ओके, इसके लिए एक चैप्टर भी आएगा अपना जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, और साथ में रिलेटेड एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डन बाबा, डन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको लेके आना चाहता हूं। सेकंड कंसेप्ट क्या बोलता है? वो बोलता है सर सुनो ना, चलो आपने अपन पैसा लेके आ गए, वेयर टू इन्वेस्ट द फंड। सर अपन फंड्स को इन्वेस्ट कहां करने वाले हैं? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं यार अगर मैं आपको भी 100 रुपए दे दूं, आप कहां पे लगाओगे? बोलोगे अमित भाई हम उन 100 रुपए से वो चीजें करेंगे जो अपने को बहुत ज्यादा पसंद है। एक बच्चे को 100 रुपए देंगे तो क्या करेगा? चॉकलेट्स लेके आएगा, ये लेके आएगा। मतलब सीधा सीधा अगर किसी भी इंसान के पास पैसा आता है ना तो वो सबसे पहले वो काम करता है जो उसका सपना होता है। कोई मेरे से अभी बोल दे कि अमित भाई मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ, क्या करोगे? मैं सबसे पहले घर खरीद लूंगा। मेरा घर का बहुत बड़ा सपना है कि मेरा एक बड़ा सारा घर होना चाहिए। तो अगर कोई बोले कि अमित भाई 1 करोड़ अभी के तुरंत दे रहा हूँ, क्या करोगे? तुरंत हाथों हाथ में घर खरीद लूंगा, तुरंत, कोई टेंशन की बात नहीं। तो हम वो करते हैं जिसमें अपने को सबसे ज्यादा फायदा होता है, चीजें अच्छी लगती है, पसंद होता है, ठीक है। हाथों हाथ आप लोग मुझे ये भी बताओगे कि अमित भाई एक कंपनी को सबसे अच्छा क्या लगता है? देखते कौन कौन सही सही जवाब देगा। अमित भाई एक कंपनी को सबसे ज्यादा पसंद होता है प्रॉफिट। बहुत बढ़िया, कंपनी काम ही प्रॉफिट के लिए करती है ना। जी अमित भाई, तो अगर मैं आपसे सीधा कहूं वी विल इन्वेस्ट इन दैट ऑप्शन, उस ऑप्शन में इन्वेस्ट करेंगे वेयर, सर अरे सर क्यों लिख रहा हूं, वेयर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। सर आप ऐसी जगह पे पैसा लगाना चाहोगे ना जहां से आप प्रॉफिट सबसे ज्यादा कमा सको। जी अमित भाई, अब एक बात समझना, सर जो आप पैसे रखते हो ना अपने पास, पैसे 2 तरह की अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ जी मियाँ, क्या बात कर रहे हैं तुम? पैसे को 2 जगह पे, कौन सी 2 जगह पे लगाते हैं अपन? मैं बताता ना तुम्हें। सबसे पहले अपन पैसा कहां लगाएंगे अमित भाई? 2 खर्चे देख लो, एक तो होता है बिग एक्सपेंडिचर और एक होता है अपना डेली का एक्सपेंडिचर। हाँ अमित भाई 2 तरह के अपने खर्चे होते हैं, एक बड़ा खर्चा और एक डेली का एक्सपेंडिचर। हाँ अमित भाई, सर बड़े खर्चे आपने कंपनी में देखा होगा, क्या देखा होगा? कंपनी अगर बड़े बड़े जो मशीन्स खरीदती है, जैसे मान लो कंपनी ने मशीन्स परचेज करी, आपने देखा होगा कंपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स परचेज करती है ताकि अपना ऑफिस ओपन कर सके। आप देखते हो कि कंपनी मशीन्स के साथ साथ बहुत ज्यादा लेट से मान लो लैंड भी परचेज करती है कि यार इसमें अपन अपनी प्रोडक्शन करेंगे। कंपनी फैक्ट्री भी ओपन करती है, राइट। ये बड़े खर्चे, इनमें छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, इनमें करोड़ों के करोड़ों रुपए लगे होते हैं। अब आते हैं कुछ डेली एक्सपेंडिचर अमित भाई, जैसे सर स्टाफ को अपने को चाय पिलानी होती है रोज की, सर रोज का जो अपना प्रिंटिंग का वर्क होता है, सर अपने जो इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे होते हैं, ठीक है, ये सारे खर्चे जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं थोड़े बहुत अपने को करने पड़ते हैं, इनको बोला जाता है डेली एक्सपेंडिचर। तो पता है गाइस, शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, पढ़ाया है क्या? नहीं अमित भाई अभी तक शायद आपने नहीं पढ़ाया। तो देखो सीधी सी बात, सर आप पैसा कहां इन्वेस्ट करोगे? वहां इन्वेस्ट करोगे जहां आपको प्रॉफिट होता है। कंपनी के अंदर 2 तरह के बड़े खर्चे, मतलब 2 तरह के खर्चे होते हैं। कौन कौन सा अमित भाई? एक होता है अपना सबसे बड़ा खर्चा, ठीक है, जैसे कि मशीन्स खरीदना, बिल्डिंग्स खरीदना, लैंड खरीदना, फैक्ट्री खरीदना। एक होता है छोटा खर्चा, स्टाफ, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी का। जितने भी बड़े खर्चे हैं
उन सब खर्चों को अपन बोला करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब सर इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपका बड़ा सारा कैपिटल उसमें लगा होता है। और जितने भी छोटे खर्चे होते हैं ना उनको बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मतलब सर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको चाहिए होता है किस चीज के लिए? बड़ी बड़ी कैपिटल को फंसाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। और सर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कब चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है रोजमर्रा के काम करने के लिए, डेली के काम करने के लिए। ठीक है, तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं कॉर्पोरेट्स में काम कर चुका हूं तो शॉर्ट में बोला जाता है कैपेक्स। और जो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हो जाता है उसको बोला जाता है ओपेक्स। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो सिंपल सिंपल था। एक होता है हमारा कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है हमारा ओपेक्स ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। डन डन। बताओ किसी को यहां तक कोई दिक्कत आई? नहीं अमित भाई अपने को कोई दिक्कत नहीं आई है। तो इन केस अगर आप ये ड्रॉ करना चाहते हो, मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, एक बार इसको ड्रॉ कर लो। भले ही नोट्स में अवेलेबल है लेकिन आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो तो एक बार ड्रॉ कर लो। हम भी तो देखे बाबा कौन हमें क्लास के बीचों बीच परेशान कर रहा है। नोट कर लो नोट कर लो नोट कर लो। जी अमित भाई अब आ जाओ, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। ओके सर, ये वाला क्वेश्चन तो अपन ने डिस्कस कर लिया कि हम पैसे कहाँ से लेके आने वाले हैं। वहां से लेके आएंगे जहां पे सबसे सस्ते रेट पे मिल रहा हो। ठीक है सर, अपन पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे? अपन पैसा वहां पे लगा रहे हैं जहां से मुझे पैसे कमाने की सबसे ज्यादा जरूरत, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। जी अमित भाई, तो देखो वेरियस सोर्सेज कौन कौन से थे? सबसे पहला अमित भाई ओनर्स इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर डिवेंचर एंड बॉन्ड। ओके अमित भाई, फिर आप सर बैंक से लोन उठा सकते हो या वेंचर कैपिटलिस्ट, ये भी लोग होते हैं जैसे शार्क टैंक वगैरह देखी थी ना। हाँ जी अमित भाई। अब नेक्स्ट था अमित भाई इन्वेस्टमेंट या यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। मैंने बोला सर या तो आप एक काम कर सकते हो, आप बड़े बड़े एक्सपेंडिचर कर सकते हो जिसको अपन बोला करते हैं फिक्स्ड एक्सपेंडिचर या फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए। मतलब सर एक बार ये तो मैं आपको डिलीट ही कर देता हूं। सर एक होता है बड़ा बड़ा खर्चा और दूसरा होता है सर अपना डेली का खर्चा। सर बड़े बड़े खर्चों का नाम अपन ने बता रखा था अमित भाई, अपन ने क्या नाम बता रखा था? बड़े बड़े खर्चों का नाम अपन ने बता रखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसको बोल रखा था ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। मतलब सर इसको इन शॉर्ट बोला जाए तो अपन ने बोला था कैपेक्स और इसको बोला था अपन ने ओपेक्स। अब जल्दी जल्दी मुझे ये बता दो कौन सा किस काम में आता है? जो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं वो किस लिए आते हैं? सर जो भी आपका फिक्स्ड एसेट्स है ना, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया। सर मशीन ले लिया आपने, लैंड खरीद लिया आपने, फैक्ट्री खरीद लिया आपने, ये सारी चीजें करने के लिए अपन ने क्या किया अमित भाई? फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए बड़े खर्चे किए, बड़े खर्चे का नाम था कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर क्लियर। सर डेली के रोजमर्रा के जो आप खर्चे कर रहे हो ना, जिसको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो अपन करते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए। मतलब सर रोज रोज के खर्चों को मेंटेन करने के लिए, कि छोटे मोटे खर्चे जैसे मान लो सर डेटर्स हैं अपने पास, मैं बेचता हूं, उधार पे बेच दिया, मैं किसी से उधार पे ले आया, मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो सर जो भी आपके पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के लिए आप खर्चा करते हो उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। हमें भाई करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है, टेंशन मतलब अभी अपन सब कुछ पढ़ने वाले हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं हमें भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इतना तक अगर देखना चाहो तो देख लो, 2 मिनट का टाइम। मेरी पानी की बोतल की तरह, मैं पानी की बोतल ले आऊं, एक बार सामने रखी है। चल क्लियर? जी अमित भाई क्लियर। ओके 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 ओके।
अब अमित भाई हमारे पास आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये पढ़ा था क्या अपन ने? मेरे हिसाब से शायद अपन ने नहीं पढ़ा था। ओके, मैं आपको बता देता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। अब देखना गाइस, ध्यान रखना, जिसने आप लोगों ने मेरे से सीएमए में कॉस्टिंग देख रखी है उनको पता है, अपन ने वहां भी डिस्कस कर रखा है। एक सेकंड रुको यार, ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो। जिसने मेरे से कॉस्टिंग पढ़ रखी है सर सीएमए लेवल पे, उसको पता है। क्या पता है अमित भाई? कि अपन ने ना कॉस्टिंग में भी दो चीजें बताई थी। क्या बताया था अमित भाई? एक मैंने बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक बताया था कॉस्ट मैनेजमेंट, राइट? यहां पे भी सेम दो चीजें हमारे सामने आके खड़ी हो गई हैं अमित भाई। क्या आके? एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, देखना कितना हल्का सा फर्क है दोनों के बीच में। बता दो अमित भाई, जब आप इतना बोल ही रहे हो तो फर्क बता दो। मैंने बोला रुक जाओ, सबर करो, सब मिलेगा। चलो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बोलता है? बोलता है सर, इट प्राइमरली फोकसेस ऑन प्रॉम्प्ट कलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फोकसेस ऑन अक्रूवल कंसेप्ट। पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या? अकाउंटिंग का नाम बोला गया भाई। आप जब देखो सारे डेटा को कलेक्ट करके बैलेंस शीट बनाया अमित भाई, पीएनएल बनाया अमित भाई, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, इतनी सारी चीजें जब इकट्ठे करके आप उनका प्रॉम्प्ट कलेक्शन, किधर गया अमित भाई? प्रॉम्प्ट कलेक्शन, कलेक्ट करना, उनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना, प्रेजेंट करना, ये सारी चीजों किसको अमित भाई? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या? अरे एसेट्स, लाइबिलिटी, फिर उसके बाद इनकम, एक्सपेंडिचर, अकाउंट्स में पढ़ा ना जी अमित भाई। ये सारी चीजों को जब आप इकट्ठा करते हो और प्रेजेंट करके देते हो तो इसको बोला जाता है क्या अमित भाई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चलो समझ में आया। तो अमित भाई फिर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूजेस द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट टू टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मतलब सर देखो ना, आपने आपकी कंपनी की बैलेंस शीट बनाई, ये बनाया ना, वो बनाया ना, इधर बनाया ना, उधर बनाया ना, सारी मेहनत कर ली जी अमित भाई, सारी मेहनत कर ली। अब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने, बैलेंस शीट वगैरह बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, इधर उधर लंबा चौड़ा काम कर दिया। अब ये बैलेंस शीट को देख के जब भी मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेती है कि यार अपने पास तो एसेट बहुत ज्यादा पड़े हैं, क्यों ना इनको और कहीं लगाया जाए, यार अपने पास खाली कैश तो बहुत पड़ा है, क्यों ना इसको लगाया जाए, यार मेरे पास लोन तो बहुत ज्यादा हो गया है, अब मैं क्या करूं, मेरे को इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ जी अमित भाई, तो ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें अपन बैलेंस शीट से पता लगा लेते हैं, और पता लगाने के बाद हम क्या करते हैं? इन्फॉर्म्ड डिसीजन करते हैं। सर अपन क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं कि यार बहुत लोन हो गया, लोन को तो चुकाना पड़ेगा, यार पैसा खाली पड़ा है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, यार मेरे पास ना डेटर्स बहुत ज्यादा हो गए, मतलब लोग मेरे से सामान खरीद रहे, मेरा पैसा वापस नहीं कर रहे, तो उसके लिए क्या करूं बाबा, उसके लिए क्या करूं? ये सारे डिसीजंस आप किस बेसिस पे लेते हो अमित भाई? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिस पे। तो सर दो चीजें आ गई, कौन कौन सी दो चीजें? चलो ना यार, आंख बंद करके बताओ, कम मेरे साथ एक बार। अमित भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या हुआ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुआ कि अमित भाई अगर ना, मान लो हमने ना सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रख लिया, इधर से पुड़क, इधर से पुड़क, प्रॉफिट लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया, ये बनाया, वो बनाया, सब बनाया, सब कुछ बनाने के बाद हमने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर दिया, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और सर फिर आया एक बंदा अपनी कॉलर वॉलर ऊपर करके बोला, भाई अपुन का क्या समझ गया, स्मार्ट लग रहा हूं ना यार। हाँ, ए भाई अपुन को क्या समझता, अपुन हीरो आदमी है ना। अपन ने क्या किया अमित भाई? अपन ने वो जो इंफॉर्मेशन बन रखी थी उसके बेसिस पे डिसीजन लेने वाला काम कर दिया। मतलब सर दिमाग वाला काम ये हुआ, और मेहनत मजदूरी वाला काम ये हो गया, इन्होंने दिमाग लगा के उस पर डिसीजन ले लिया। इसको बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बताओ किसी को कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आई है। क्लियर हो जी अमित भाई? अपन एकदम क्लियर है, तो लिख लो बाबा, इसको देखना चाहो तो देख लो एक बार। अपन की पानी की बोतल किधर गई? अच्छा, पानी तो अपन ने पी लिया था। मैं भी तो बोलूं। देख लो देख लो देख लो बाबा, 2 मिनट इसको देख लो, हम भी तब तक देख लें।
चलो बताओ, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो? डन अमित भाई, क्लियर। बताओ 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 बताओ, कोई पंगा नहीं अमित भाई, अपने को कोई पंगा यहां तक नहीं आया। चलो चलो चलो, अब अमित भाई मैं आपको कुछ ऐसा समझाने, हो गया ना यार, इसके कॉलर वॉलर तो नीचे कर लूं। हाँ, अब हम लग रहे टीचर वीचर पढ़ा रहे हैं अपन बच्चों को। अब सर मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो सर मैं हर चैप्टर के अंदर आपको लेके आऊंगा, मान लो चाहे ना मानो। क्या बोल रहे हो अमित भाई? क्या 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 क्या? सर दो चीजें हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। सर अपन ने तो ना ये चीज 12th में पढ़ रखी है। भाई तुमने जो पढ़ रखी है या पढ़ रहे हो अकाउंट्स के अंदर, आई डोंट केयर, मेरे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब अमित भाई आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शायद शेड्यूल 3 वाले फॉर्मेट पे, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लंबा 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 लिखते जाते हैं। भाई सुनो, मैं हूं क्लास का वो बदमाश आदमी, बदमोश बदमोश छोरा, बदमोश छोरा। सर हम क्या करते हैं ना, मैं अपने हिसाब से चीजें बनाता हूं। तो भाई मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूं टी फॉर्मेट में, बैलेंस शीट भी बनाता हूं टी फॉर्मेट में। मतलब सर इधर लिखता हूं मैं खर्चे, इधर लिखता हूं मैं अपनी इनकम। सर इधर लिखता हूं अपनी लाइबिलिटी और अपना कैपिटल, और इधर लिखता हूं अपना एसेट। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं अमित भाई, अपने को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई है। बताओ, डन डन अमित भाई। तो सर ये मैं अपना मेंटेन करके चलता हूं, लेकिन अमित भाई सुनो ना, एक दिक्कत आ गई अपनी। क्या? सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, अपने को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को लंबा लंबी फॉर्मेट में ही बनाना पड़ेगा। मतलब सर मैं आपकी बात नहीं समझा। सर अपन लेंगे एक सेल, फिर उसके बाद खर्चे माइनस करते चले जाएंगे, और कोई खर्चा, और कोई खर्चा, और कोई खर्चा, और अपना प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? बस इतना ही करना है क्या? सेल में से खर्चे माइनस करते जाओ, प्रॉफिट आ जाएगा क्या? हाँ बाबा, ये था तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का सबसे आसान तरीका। बचपन में भी यही सीखा था ना प्रॉफिट। अमित भाई सुनो ना, हमने ना बचपन में ना मैथ में सीखा था कि सर सेल्स में से ना अपनी कॉस्ट माइनस कर दो या अपना खर्चा माइनस कर दो, हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है। अपन ने बचपन में सीखा था। अब यही चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूं, तो बता दो किसी को कोई टेंशन है क्या? सेम कंसेप्ट बचपन वाला, मैंने बोला ना यार मैं सबसे आसान आपका सब्जेक्ट कॉस्ट और एफएमडीए ही बना के देने वाला हूं आपके सीएमए के इंटर लेवल पे। बताओ किसी को कोई डाउट है? नहीं अमित भाई, अपने को डाउट नहीं है। अब देखते जाओ यार, आप मेरे साथ रहोगे तो सीएमए के ये 2 पेपर तो भैया इनकी टेंशन छोड़ दो, इनकी टेंशन मेरे को होनी चाहिए, आपको नहीं होनी चाहिए, कि यार मैं कितने अच्छे से बच्चों को समझा सकूं। चलो फर्स्ट अमित भाई क्या करना अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। ओके 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 सर ध्यान से देखना एक एक चीजों को। मैंने क्या बोला, हम शुरू कहां से करेंगे? सर शुरू अपन एक ही जगह से करने वाले हैं। क्या? मेरा सबसे पहला काम होता है, क्या होता है अमित भाई? अपना सबसे पहले काम होता है गुड्स को सेल करना। आ जाओ, मिलके हमने सबसे पहले गुड्स को सेल किया। कोई दिक्कत आई? नहीं अमित भाई, अपने को कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखना गाइस, सबसे पहला कॉस्ट, सबसे पहली कॉस्ट अपने आने वाली है। क्या आने वाली है अमित भाई? सबसे पहली कॉस्ट अपनी आने वाली है कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। जिसने कॉस्टिंग पढ़ रखी है, सर आपको सामान बनाने के लिए जितना भी खर्चा लगता है ना, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए और सब कुछ करने के बाद जितना भी खर्चा आपको सामान, जितना सामान आपने बेचा है उसको बनाने के लिए जितना भी खर्चा लगा ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। निकाल दिया अपन ने, ठीक है सर। सबसे पहला इतना सा काम करते हैं अपन कि सर सेल्स में से ना अपना कॉस्ट माइनस कर देते जो सामान को बनाने के लिए अपने को लग गया। सर अपने पास ना ग्रॉस प्रॉफिट फटाफट से निकल के आंसर में आ जाता है। मैंने बोला डन भाई, टेंशन की बात नहीं है, मतलब खत्म। सर हो गया ना, घर चलें अब एकदम, मतलब हो गया ना, प्रॉफिट निकाल दिया आपने। मैंने बोला रुक जाओ सब्र करो। बोला ठीक है सर, क्या करना अपने पास? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सबसे पहला टॉपिक देखना। अमित भाई क्या बोलता है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मैं बोलता हूँ सर सुनो ना, बहुत सारे ना बेकार के खर्चे होते हैं। क्या कर रहे हो अमित भाई? जिसको अपन नाम देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। ये कौन से खर्चे अमित भाई? ये याद करो, वो खर्चे जो मैंने बोला यार रोजमर्रे में ना अपने को ऑफिस चलाने के लिए चाहिए होता है। जैसे कि सर, जैसे कि मैं बताता हूँ ना क्या क्या अपने को चाहिए होता है। मान लो आपने क्या किया, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। सर आपने क्या किया, सेलिंग का खर्चा कर दिया। सर आपने क्या किया, मार्केटिंग का खर्चा कर दिया। सर आपने क्या किया, एडमिन का, मतलब सर ऑफिस के अंदर का खर्चा कर दिया। ठीक है, मेन इसमें 3 ही खर्चे आते हैं सर। कौन कौन सा? एक तो डेप्रिसिएशन, एक आपने सेलिंग के लिए जो खर्चा किया, एक आपने ऑफिस के अंदर, सर ऑफिस में लोगों को सैलरी दे दी, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दिया, मतलब ऑफिस के अंदर जो भी खर्चे कर दिए,
या तो आपने बेचने के खर्चे कर दिए या डेप्रिसिएशन, वो खर्चे माइनस कर देते, क्योंकि सर वो भी तो अपना खर्चा ही हुआ ना। तो बोलोगे अमित भाई हमने इसको ऊपर क्यों नहीं लिखा? अरे देखो एक एक स्टेप करके देखो, हड़बड़ी नहीं करना, धक्का मुक्की नहीं, सबको मौका मिलेगा। मैंने बोला चलो हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से चलना। सर अगर आप हो यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिलें आएंगी नजर साथ चलने से, क्या होगा? धीरे धीरे चलते हैं। सर आप चले ना, आपने चलते चलते सबसे पहले तो सामान को बेच दिया, ठीक है सर। सामान बेचते के साथ ही ना आप मेरे पास आए और बोले सर पता है इस सामान को बनाने के लिए मुझे इतना खर्चा लगा था। अभी तक मैं सिर्फ बनाने की बात कर रहा हूं और कोई खर्चा नहीं कर रहा। सर ठीक है, आपने सामान को बेचा और उसको बनाने का खर्चा माइनस कर दिया, आ गया आपके पास निकल के ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आपने बोला सर एक बात पता है, मैंने बोला क्या हो गया? फिर आपने बोला सर सुनो ना, बहुत सारा ना अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी लग गया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बोले तो क्या लग गया अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर? सर कोई भी आपका एडमिन मतलब ऑफिस का खर्चा, कोई भी आपका सर सेलिंग का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, कोई भी अपना सर डेप्रिसिएशन का खर्चा, ठीक है सर, ये सारे खर्चे अपने लग गए। मैंने बोला ओके बाबा टेंशन नहीं पालनी। जैसे ही ये चीज खत्म हुई, जैसे ये चीज खत्म हुई, मैं आया खुशी से, भैया बाप रे बाप सारे खर्चे अपने खत्म हो गए। अब जो हमारे पास आइटम निकल के आता है उसको बोला जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आप बोलोगे अमित भाई ये क्या है यार, ऐसा तो हमने कुछ ना सुन रखा, ना 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 ना, हमारी आपकी लड़ाई हो जाएगी। मैंने बोला रुको रुको रुको, यहां तक एक बात बता दो, इन 4 आइटम्स को समझने में तुम्हें कोई दिक्कत आया क्या? या ये चीजें तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, इतना कंसेप्ट तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर वाला मैंने तुम्हें समझाया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे आना। सर अपन ने नीचे बहुत लंबा चौड़ा डिजाइन भी बना रखा है, ठीक है। अरे किधर गया किधर गया किधर गया? सर सबसे पहला वाला टॉपिक देखना, मैंने बोला एक काम करते हैं, पेमेंट का प्रेफरेंस समझो। अमित भाई क्या क्या क्या, ये क्या होता है? अरे सुनो तो सही, एक बात बताओ, क्या मैंने आपको बोला था आप पैसे लेके आ सकते हो 3 लोगों से? आप या तो इक्विटी से पैसा लेके आ सकते हो, या आप पैसा लेके आ सकते हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों से, या आप पैसा लेके आ सकते हो डिबेंचर वालों से। जी अमित भाई, अगर मैं इनके बारे में आपको बोलूं, मैंने बोला सर प्रेफरेंस वाले ना इक्विटी कंपनी के ओनर्स होते हैं, ये लोग अपना पैसा लगाते हैं। प्रेफरेंस वाले मैंने बोला यार ये ओनर के जैसे होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ ओनर, लेकिन ओनर पक्का नहीं होते। और डिबेंचर सर एक तरह का अपना लोन होता है, सर वो लोन देते हैं और लोन के बदले हम उनको कागज देते हैं कि भाई ठीक है इतना लोन तेरे पास मेरा पड़ा हुआ है। अब सर डिबेंचर वालों को याद है मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला कंसेप्ट भी अभी तुरंत बताया था कि सर इनसे पैसा लेके आता हूं ना तो इनको कुछ देना भी पड़ता है। मालिक मालिक इतना खर्चा हो गया तो एक और चिप्स ले ही लेते हैं, ठीक है। तो सर डिबेंचर वाले मेरे को बोलेंगे भाई मेरे को चाहिए इंटरेस्ट। अब हम वो गुड्डू नहीं है जो हम लिबिल लिबिल करते थे, अब अपने को चाहिए फुल इज्जत। तो सर ये बोलेगा मेरे को चाहिए इंटरेस्ट, वही 4 रुपए जो इसने बोला था, ठीक है। अब प्रेफरेंस वाला बोलेगा भाई अगर इसको इंटरेस्ट दे रहा है तो मैं भी कुछ से लूंगा, आया हूं तो कुछ तो लेके ही जाऊंगा, क्राइम मास्टर गोगो। इसको चाहिए सर प्रेफरेंस डिविडेंड। याद है अभी अपन ने पिछले में पढ़ा था सर 6 रुपए अपन इसको दे रहे थे, हाँ। और इसके बाद इसने बोला सर मालिक जब सबको दे रहे हो तो हमने आपका क्या बुरा किया है, हमें भी कुछ दे दो। तो मैंने बोला ले भाई इक्विटी डिविडेंड मैंने इसको भी दिया, याद है 7 रुपए दिया था, हाँ। तो अब पता है आपको क्या लगता है, ऐसे क्या मैं वो खैरात बांट रहा हूँ का, लो लो लूट लो लूट लो 250 लूट लो लूट लो लूट लो। आपको क्या लगता है मैं जूते चप्पल बेच रहा हूँ का मेट्रो के बाहर? नहीं ना, नहीं। तो सर एक प्रॉपर पेमेंट होती है, हर एक कंपनी के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम होता है। पहले तू ले बेटा, पहले तू ले बेटा, फिर तेरी बारी, फिर तेरी बारी, फिर तुम्हारी बारी, फिर तुम्हारी बारी, और फिर तुम्हारी बारी, ऐसे करके काम चलता है। तो देखना सर यही पेमेंट का प्रेफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत में से आप लोगों को पता भी होगा, फिर से अपन एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू, देखते कौन बताएगा टू, बहुत बढ़िया, डिवेंचर। जो डिवेंचर वाले भैया है ना उनको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है सबसे पहले, क्योंकि सर ये ना तो मालिक है। देखो एक बात बताओ, अपने घर में देखना देखना ध्यान से सुनना, क्या माँ
जो खाना बनाती है वो सबसे लास्ट में खाना खाती है ना? जी अमित भाई, बाकी लोगों को परोसने के बाद। सबसे पहले घर में किसको खिलाया जाता है अमित भाई? मेहमान को खिलाया जाता है। तो डिबेंचर तो अपना बाहर वाला आदमी है ना, वो तो मालिक भी नहीं है। तो सर सबसे पहले मेहमान को खाना खिलाया जाएगा। ठीक है सर, अपन डिबेंचर को सबसे पहले इंटरेस्ट की पेमेंट कर देंगे। अब इन तीनों के बीच में ना कोई आ जाएगा, पता है क्या? हाँ सरकार तो साडी अपनी है। सरकार आके बोलेगी, अरे दादा क्या बात, केमन आछे, खूब भालो। हाँ, बोलेंगे सर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, लोगों को प्रॉफिट बांट रहे हो, हम किधर गए बाबा, हमें कुछ नहीं दोगे? मैंने बोला भाई तू कहां से आया? सरकार बोलती है सबसे पहले मैं ही आया, मेरे ही कंधे पे चढ़ के आप लोग नाच रहे थे और प्रॉफिट कमा रहे थे। मैंने बोला ठीक भाई। उसके बाद क्या होता है सर? सेकंड प्रायोरिटी इज गिवन किसको? टू डिवेंचर की जगह अपना एक और बंदा है जिसका नाम है सर गवर्नमेंट। और आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या दिया जाता है? सर गवर्नमेंट को दिए जाते हैं टैक्सेस। कोई पंगा, किसी को दिक्कत यहां तक? नहीं अमन भाई। तो भाई सब लोग बन रहे थे एकदम क्या सुप्रीम, और गवर्नमेंट ने बीच में एंट्री मार दी। गवर्नमेंट बोला अरे भैया हमें ना दोगे क्या पैसा, हमारा पैसा हमसे चुरा रहे हो। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले टैक्स देना पड़ गया। अब सर अब बताओ, आपने सबसे पहले बाहर के मेहमान को खिला दिया, फिर सरकार बीच में आ गई तो सरकार को भी दे दिया। अब आपके पास चौथा आदमी कौन है, मतलब तीसरा आदमी कौन है सर? थर्ड प्रायोरिटी सर अब दिया जाता है घर के बड़े सदस्य लोगों को, जो मतलब थोड़े वो नाराज नहीं होते, जैसे फूफा फूफड़, हमारे इधर होता है फूफड़ बड़ा नाराज हो जाता है, तो सर ऐसे नाराज होने वाले आदमी को पहले दिया जाता है। थर्ड प्रायोरिटी इज गिवन टू हमारे फूफा साहब। कौन है सर? विच इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोले तो सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो जिसने सर जो मालिक के जैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा मालिक के जैसा है, इसको देते क्या अपन? अपन इसको देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। And last but not the least, sir, fourth priority is given to, sir, last but not the least, fourth priority is given to equity share capital. सर इनको हम देते हैं इक्विटी डिविडेंड। ये है हमारे घर की माँ, जो सबको खाना वाना खिला लेने के बाद बोलेंगे सर अगर कुछ बच रहा है तो हमें दे दो। अब देखना गाइस, ये देखना यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर से जो मेहमान आया उसको खाना खिलाना हमेशा इंपॉर्टेंट होता ही होता है, तो इंटरेस्ट की पेमेंट कंपलसरी करनी पड़ती है। सरकार सरकार बोलेगी भाई मैं तो टैक्स लेके जाऊंगी, चाहे तो डूब के मर जा, चाहे तेरे को देने का मन हो, चाहे देने का मन ना। उसके बाद सर आता है हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड। सर प्रेफरेंस डिविडेंड अगर हमारे पास प्रॉफिट होता है ना तो अपन देते ही देते हैं। कई बार क्या होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दो क्लॉज आते हैं, कभी अपन ने 12th में पढ़ा होगा, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव बोलता है कि सर अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो जब जिस दिन प्रॉफिट आएगा उस दिन मेरे को मेरा पुराना वाला डिविडेंड देना, ठीक है। और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब सर अगर प्रॉफिट नहीं है तो मेरे को कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है। डन डन। सर लास्ट में इक्विटी डिविडेंड। एक बात आपको पता है, इक्विटी डिविडेंड ना देना कंपलसरी नहीं होता। मतलब अमित भाई सर इक्विटी डिविडेंड माँ है, लास्ट है ना अपनी, सर अगर कुछ प्रॉफिट प्रॉफिट बच गया तो इनको पेमेंट करने का मन किया तो अपन देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे। तो इक्विटी डिविडेंड इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता देना। इंटरेस्ट कंपलसरी है, टैक्स कंपलसरी है, प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही पड़ता है, और इक्विटी डिविडेंड अगर मन किया तो दे देंगे। तो ये होता है हमारा क्या अमित भाई अपना पेमेंट प्रेफरेंस। आप लोग लिखना चाहो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं क्या? लो सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाओ। ये अपने याद है 7 रुपए 100 में से 6 रुपए दिए थे, 4 रुपए दिए थे। जी अमित भाई, तो ये डायग्राम बना लो। हाँ जी अमित भाई। डन डन। चलो सर इसको भी लिख लो फटाफट से।
प्रायोरिटी किसको देते हैं और उस इंसान को क्या पेमेंट करी जाती है। चलो 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 चलो। अब नेक्स्ट 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 लिख लो फटाफट से लिख लो। अपन तब तक अपन फ्रूटी पी ले क्या, एडवर्टाइज नहीं करते। चल, फ्रूटी इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। चलो परफेक्ट, डन जी अमित भाई, अपना डन, यहां तक लिख लिया। अब देखना गाइस, यहां पे समझो मेरी बात को। का भयो सर, का भयो, का भयो, का भयो, सुनो। अब यहां पे होगा क्या अमित भाई, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है, मेरी बात समझो। इतना तो अपने को पता है सर, सबसे पहले सेल किया, सेल में से जो बनाने का खर्चा था माइनस किया, और जो बेफालतू के ऑफिस ऑफिस के खर्चे थे माइनस कर दिया। अब सर पता है, जो आपके पास प्रॉफिट आया ना, तो अब वो जो चार लोग नहीं थे, कौन से चार लोग, एक डिबेंचर वाले भैया, एक सरकार, एक प्रेफरेंस वाला भैया, और एक मेरा सर इक्विटी वाले भैया, ये पीछे पड़ जाएंगे। सर प्रॉफिट कमाया, मेरे को दो ना, मेरे को दो ना, जो ये छे, ये लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो इसीलिए सर इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर सर आपको अभी इंटरेस्ट भी देना है, कहां गया, टैक्स भी बांटना है सर, इसीलिए इसको बोला जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। या फिर इसका एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बताओ किसी ने कोई पंगा, अमित भाई यहां तक अपने को कोई पंगा नहीं आया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, परफेक्ट परफेक्ट अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक। चलो नेक्स्ट, इसके बाद सर पता है, आपने एक बार अर्निंग्स कर ली ना, एक बार आपने प्रॉफिट कमा लिया, अब इसके बाद सबसे पहले वही काम करेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया, चार लोग आ जाएंगे। वो जो चार लोग हैं ना, यही वो चार लोग हैं जो आप बोलते हैं कि अमित भाई वो चार लोग क्या सोचेंगे, यही है वो चार लोग, ठीक है डन। जिसमें से सबसे पहले कौन होगा अमित भाई, बाहर का आदमी, जो आपके घर पे आता है और बोलता है कि यार मैं घर पे आया हूं, सबसे पहले मेरे को खाना परोस के दो। क्या नाम है उस आदमी का अमित भाई, नाम है डिवेंचर, ठीक है, माइनस डिवेंचर। डिवेंचर का मतलब सर डिवेंचर थोड़ी देते हैं अपन, डिवेंचर वालों को क्या देते हैं सर, इंटरेस्ट की पेमेंट करके भगाते हैं। लो भैया इंटरेस्ट, और भागो यहां से, फुट फुट जा यहां से, जल्दी से भाग जा, डन। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट की पेमेंट कर देता हूं। चलो भैया, अब जैसे आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर लोगे, आपके पास अर्निंग्स, या चलो मैं इसको बोलता हूं अर्निंग्स, या बोल सकते हैं अपन इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आपके पास बच जाएगा सर प्रॉफिट ऑफ बिफोर टैक्स, क्योंकि सर अपन ने इंटरेस्ट की पेमेंट तो कर दी, अपन ने इंटरेस्ट की पेमेंट तो कर दी, तो इंटरेस्ट खत्म, और अपने पास बच जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बताओ कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत अपने को नहीं आई। इसके बाद अमित भाई आपको क्या लगता है क्या देना चाहिए, अमित भाई सुनो ना, हमारा काम था सबसे पहले इंटरेस्ट देना, दे दिया दे दिया। अब आएगा सरकार तो साडी अपनी है, सरकार आएगी बोले कि ला भैया ला, मेरा 40 लाख रुपया दे, सरकार टैक्स लेके चली जाएगी। आपके पास बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। बताओ कोई दिक्कत नहीं अमित भाई, वापस से देखना देखना देखना। सर सबसे पहले मैंने सामान बेचा, सामान बेचने का जो सामान बनाने की कॉस्ट थी वो माइनस किया, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर सामान को और भी जो बेमतलब के खर्चे थे ना, ऑफिस में डेप्रिसिएशन, ये ने वो खर्चे माइनस किए, आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि अब मुझे लोगों को पैसे बांटने हैं। सबसे पहले डिवेंचर वाले को उसका इंटरेस्ट का हिस्सा देके भगा दिया, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। फिर टैक्स वाले सरकार वाले भैया को टैक्स दिया, भगा दिया। अब मेरे पास बस दो लोग बचते हैं सर, फिर मैंने दिया प्रेफरेंस डिविडेंड वाले भैया को, प्रेफरेंस शेयर वाले भैया को प्रेफरेंस का डिविडेंड। बच गया मेरे पास क्या अमित भाई, लास्ट मेरे पास बचता है, इसका नाम सुनना सर, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी वाले लोगों के लिए, क्योंकि अब सारा पैसा किसका है, कौन मालिक है, अपुन भाई, अमित भाई अपुन ही मालिक है ना, सारे पैसे का मालिक कौन, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर हमने इसको कोई इक्विटी डिविडेंड बांटा, मन किया तो बांटा, और अगर नहीं बांटा तो कंपनी सारे पैसे बांटती नहीं है, कुछ साइड में भी रख लेते कि यार रखते ना, बाद में सारे पैसे खर्च थोड़ी किए जाते हैं, सेव भी रखा जाता है, सेविंग्स को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। बस
यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, इतना मस्त, इतना इजी, यही। हाँ, मैं चाहता हूं वापस एक बार मेरे साथ मिलके बनाओ ना। आ जाओ अमित भाई। अमित भाई सुनो ना, सबसे पहले हमने सामान को बेचा, मैंने बोला बेचो। फिर अमित भाई पता है हमने क्या किया, सामान बनाने के लिए जो खर्चा आया था उसको माइनस किया, मैंने बोला कर दो। उसके बाद अमित भाई आ गया मेरे पास मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। चलो, ये है सीओजीएस का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर अमित भाई इसमें से ना सर ऑफिस वगैरह के जितने भी खर्चे हैं रोजमर्रा के, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ऑफिस का हो गया, एडमिन का हो गया, सेलिंग का हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारे खर्चे माइनस कर दो। उसके बाद अमित भाई अपने पास एक ही चीज बची, क्या बचा सर, इतना माइनस करने के बाद ना अब पैसा बच गया अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर अपने पास अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आई। अमित भाई इसमें से ना सबसे पहले डिबेंचर वाले भैया आए और उनको हमने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी। सर तो मेरे पास तुरंत हाथों हाथ बच गया अर्निंग्स। सर इंटरेस्ट तो दे दिया, हाँ, तो बिफोर इंटरेस्ट पेमेंट हो गई है, लिख देंगे अपन टैक्स, जिसको बोलते ईबीटी या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। डन डन। अमित भाई इसके बाद ना सबसे पहले आई सरकार, हो सरकार तो अपनी है, गवर्नमेंट को हमने दे दिया टैक्स का पैसा। क्या बच गया अमित भाई, जैसे ही गवर्नमेंट को पैसा दिया मेरे पास प्रॉफिट बच गया अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब इतना करने के बाद सर मेरे पास दो लोग बच रहे हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। सर दो लोग बच रहे, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। खत्म खत्म, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सर इतना कर लेने के बाद ना पता है एक बात बोलूं, मैंने बोला हाँ भाई बोल, क्या बात है। बोलता है सर अपने पास ना आएगा रोते रोते प्रेफरेंस वाला, बोलेगा वो मेरा प्रेफरेंस का डिविडेंड नहीं दिया मेरे को, नहीं दिया मेरे को। मैंने बोला रोता काहे को है भाई, लेना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले को, उसका डिविडेंड भी बांट के मैंने खत्म किया। सर डिबेंचर वाले को सबसे पहले पेमेंट देनी थी, दे दिया, गवर्नमेंट वाले को सेकंड देनी थी, दे दिया, प्रेफरेंस वाले को थर्ड देनी थी, दे दिया। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत अपने को यहां तक नहीं है। डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर मैंने बोला इन सब को करने के बाद अपने पास बचता है अर्निंग्स अवेलेबल, क्योंकि सारा पैसा किसका है, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, फॉर की जगह टू भी अपन यूज कर सकते हैं। डन डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपन ने क्या किया, इतना करने के बाद मैंने बोला बस एक चीज, सर अगर तुम्हें इक्विटी वालों को डिविडेंड बांटना है तो बांटो, नहीं बांटोगे तो जो पैसा तुम्हारा सेविंग्स पे आ जाएगा उसको बोलेंगे अपन रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब सर आपने अपना पैसा सेव कर लिया है। बताओ किसी को कोई दिक्कत दुख तकलीफ? नहीं अमित भाई, डन। ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट। अब मैं इधर जरा मिटा दूं, ये लो, डन। बस क्या अमित भाई इतना ही बनता है, इतना ही बनता है, बहुत टेंशन नहीं लो, इतना ही करना होता है। तो बन गया एकदम प्रॉफिट एंड लॉस, तो लिख लो भैया, डन हो गया। ये देखो मैं तुम्हें यहां से दिखाना भी चाहता हूं। सर सबसे पहले आया सेल्स, ठीक है, फिर सामान बनाने का खर्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट। सर उसमें से ऑफिस के खर्चे एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन माइनस किया। सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बच जाएगा, उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट को दिया, बच जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, गवर्नमेंट को दिया, बच जाएगा मेरे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया, बन जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, लास्ट में डिविडेंड्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर दिया तो दिया, वरना सारा का सारा रिटेन्ड अर्निंग्स बच जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई यहां तक कोई दिक्कत अपने को नहीं आई है। क्लियर? क्लियर, बोलो डन हो जी। अमित भाई अपन यहां तक डन है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपन ने बनानी सीख ली। अब मैं इसके बाद आपको बनाना चाहूंगा, बनवाना चाहूंगा अमित भाई बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आ जाओ एक बार मिलके बना ले। हाँ देखो बैलेंस शीट ना बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपने बचपन में पढ़ भी रखा होगा। सर
क्या मैं आपको बोल सकता हूं कि सर ये अपना साइड एसेट्स का होता है और ये साइड्स अपनी लाइबिलिटी की होती है? ये तो दुनिया जानती है, जानते हैं ना सर, जानते हैं। मैंने बोला सर एसेट्स को दो पार्ट में तोड़ दो। कौन से दो पार्ट में? मैंने बोला यार एक पार्ट रखो अपना फिक्स्ड एसेट्स का, एक पार्ट रखो अपना करंट एसेट्स का। ठीक है सर, रख लेते हैं, इतना क्या दिक्कत की बात है? कुछ कोई दिक्कत है? नहीं सर। यहां पे मैंने बोला एक रखो आप इक्विटी शेयर कैपिटल, आप जानते ही हो। और सर फिक्स्ड एसेट्स को बोला जाता है नॉन करेंट एसेट्स। मतलब सर एक आपका करंट एसेट्स होता है और दूसरा जो करंट एसेट्स नहीं होता। वैसे ही सर यहां पे आपकी आती है नॉन करंट लाइबिलिटी, या फिर सर करंट लाइबिलिटी। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई नहीं, ये तीन तो अपने को बचपन से पता है। फिक्स्ड एसेट मतलब सर जितने भी बड़े बड़े खर्चे, तीन नाम बताऊंगा सर। प्लांट एंड मशीन, आपकी फैक्ट्री, या फिर आपका लैंड, आपका फर्नीचर, या आपका कोई इन्वेस्टमेंट। ये आपके जनरली आपको देखने को मिलेंगे फिक्स्ड एसेट्स में। और करंट एसेट्स में तो सिर्फ तीन सर। एक कैश, ठीक है। कैश के अलावा क्या आएगा अमित भाई? कैश के अलावा मेरे पास मेरे डेटर्स, जो लोग मेरा पैसा लेके भाग जाते हैं, मतलब जिनको मैं उधार पे सामान देता हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमित भाई क्या आएगा? आपकी कोई इन्वेंट्री चल रही है तो वो। डन? क्लियर? कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आई, ये तो आप लिख लोगे। सर सिमिलरली नॉन करंट लाइबिलिटी में मेरे पास या तो कोई लोन आएगा या मेरा डिबेंचर आएगा। और करंट लाइबिलिटी में इसका उल्टा, कैश का उल्टा बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब सर बैंक से मैंने लोन उठा लिया, छोटा मोटा लोन। सर डेटर का उल्टा क्रेडिटर। बस काम खत्म। और इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ अगर आपने कोई अपना पैसा सेव कर रखा है, रिटेन्ड अर्निंग्स, वो आ जाएगा। लो भैया तुम्हारी बैलेंस शीट बनके तैयार है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ बस इतना ही तो बनता है। देखो सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट को दो पार्ट में तोड़ा, इधर रखा, किधर किधर किधर, तुम्हारे इस तरफ है ना, नहीं इस तरफ, इधर रखा एसेट्स, इधर रखा मैंने लाइबिलिटी। ठीक है, ओके सर। एसेट को दो पार्ट में तोड़ा, एक तो मेरा फिक्स्ड एसेट्स, बड़े बड़े एसेट, सर प्लांट मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, आपका लैंड हो गया, ये खर्चे। फिर मैं आया करंट पे। सर करंट में तीन आइटम याद रखना, कैश, आपका डेटर, और आपका अमित भाई इन्वेंट्री, सर मतलब स्टॉक। मैंने बोला सर करंट लायबिलिटी में ना इसका उल्टा आ जाना, कैश का उल्टा बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर का उल्टा क्रेडिटर। सर नॉन करंट में दो है, बड़े बड़े लोन या बड़ा बड़ा डिबेंचर। और सर इक्विटी शेयर कैपिटल में रिटेन्ड अर्निंग्स और आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया होता है। बस ये आपकी बैलेंस शीट बनके तैयार। अमित भाई दो चीजें और हैं, दो चीजें ध्यान से सुन लेना। आप कभी कभी अपना पेमेंट नहीं करते हो, आप अपने खर्चों की पेमेंट नहीं करते हो, वो आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं। तो सर आउटस्टैंडिंग खर्चे आपके यहां पे आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपने कोई एडवांस में पेमेंट कर दी, सर आपके एडवांस के खर्चे, सर मैंने पेमेंट करती है ज्यादा, मेरे सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तो वो अपना एडवांस का एक्सपेंडिचर बन जाएगा, अपना एसेट। सर इसी तरह से अगर आपने कोई इनकम एडवांस में उठा ली, ये आ जाएगी एडवांस की आपकी इनकम। और सर अगर आपने क्या किया, कोई आपकी इनकम आउटस्टैंडिंग है, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब अक्रूड है, वो आ जाएगी इस तरफ करंट एसेट्स में। बस दैट्स इट, दिस इज योर बैलेंस शीट, काम खत्म बाबा। अमित भाई इतनी आसानी से बैलेंस शीट तो कभी समझे ही नहीं थे अपन। बस बाबा हम है ना, जब तक हमें टेंशन नहीं पालने की, अपन सब कुछ आसानी से काम खत्म कर लेंगे। क्लियर? क्लियर? डन? डन? लिख लोगे? लिख लोगे। तो गाइस इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर खत्म होता है। बहुत प्यारे तरीके से हमने बहुत कुछ पढ़ा और बेसिक इंट्रो टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपन ने खत्म किया। अब देखना गाइस कैसे हम प्रोसीड करेंगे। मैं अभी दो क्लासेस में आपको टीवीएम बताऊंगा, क्योंकि बच्चे मेरे को ना, मैंने सीएमए बड़ी से पूछा था, उन्होंने बोला सर अपने को ना बहुत बार कंसेप्ट टीवीएम कई कई जगह पे आता है, तो आप पहले वो पढ़ा दो। मैं अगले दो लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा टीवीएम के ऊपर, और उसके बाद से मैं स्टार्ट हो जाऊंगा अपने रेशियो एनालिसिस वाले पार्ट के ऊपर। मतलब सर सबसे पहले रेशियो खत्म करेंगे, फिर उसके बाद इजी टॉपिक्स आएगा लिवरेज, वो खत्म करेंगे, एक एक करके अपन आगे बढ़ते चलेंगे। ओके ओके। तो गाइस आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और बहुत प्यारे तरीके से आपने सब कुछ समझा होगा। मेरे बहुत सारे सीए में बड़ी को अपनी क्लासेस पसंद भी है, पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। अमित भाई अपन डाउट्स कैसे पूछ लेंगे, मैंने बताया था ना, अपना टेलीग्राम है,
फास्ट कॉस्ट FM बाय AB। सर साथ ही साथ अपना YouTube चैनल भी है सेम नेम से, फास्ट कॉस्ट FM बाय AB। सर पर हमें कभी लगा कि अमित भाई बहुत अर्जेंट है यार, अमित भाई समझा दो ना समझा दो ना, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूं, विच इज 7903479393। आई होप गाइस आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। कभी भी डाउट हो आप इन नंबर्स पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और एक चीज याद रखना, क्या अमित भाई खुशी से पेपर देंगे ना तो मार्क्स अपने झक मार के पीछे आने वाले हैं। और आपकी कॉस्ट और FMDA वाले पेपर की साथ ही साथ आपका जो एक और पेपर है ना अमित भाई, कौन सा पेपर, कॉस्ट है, FMDA है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक और पेपर है, वो भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इन तीनों पेपर्स के आपके CMA लेवल पे जिम्मेदारी अमित भाई के ऊपर छोड़ दो, अपन बैठे हैं ना, सब कुछ संभाल लेंगे। ओके, तो अब इन 3 पेपर्स की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं मेरी है। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, और कभी भी कोई भी डाउट्स हो पूछने में कभी भी मत हिचकिचाना। ओके बाय बाय।